मॉर्निंग गाइस। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर 7 कंप्लीट किया था एंड वी हैव स्टार्टेड विद चैप्टर 8। आई मीन आज के लेक्चर में चालू करना था चैप्टर 8, सो दैट्स व्हाट विल स्टार्टिंग राइट नाउ। चैप्टर 8 टॉक्स अबाउट रिसोर्स अलोकेशन। रिसोर्सेज मीन्स कंप्यूटर, दैट इज सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रिसोर्स एज वेल एज जो हम लोग के ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। ये सारे पॉइंट्स पे हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे, रिमेंबर। ठीक है, कौन से पॉइंट्स रहेंगे? सॉफ्टवेयर रिसोर्स, हार्डवेयर रिसोर्स। सॉफ्टवेयर रिसोर्स का मतलब है कि आपको कौन से एप्लीकेशंस आर रिक्वायर्ड टू डेवलप डिफरेंट अदर एप्लीकेशंस। एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग वो जो एप्लीकेशंस यूज़ करेंगे तो उसके लिए वी रिक्वायर्ड सम बेटर हाईली कॉन्फ़िगर्ड कंप्यूटर्स एज वेल। तो वो अगर आपके पास लिमिटेड है एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम इफ़ यू आर वर्किंग ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, सो हाउ यू आर गोइंग टू डिवाइड दोज रिसोर्सेज एज वेल। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 10 कंप्यूटर है एंड आई हैव 30 पीपल, ह्यूमन रिसोर्स मेरे पास 30 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 कंप्यूटर्स को 3 शिफ्ट में वो 30 लोगों के बीच में डिवाइड कर देंगे। सो 8 आवर्स 30 पीपल विल वर्क ऑन द सेम कंप्यूटर्स। दिस इज़ जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। सो सिमिलर वे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे रिसोर्स डिवीजन किया। एग्जैक्टली सेम वे इफ़ सपोज इफ़ आई से कि मेरे पास एक वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज और हम लोग के पास 2 प्रोजेक्ट्स है, तो एक प्रोजेक्ट अगर मेरा अक्टूबर मंथ का जो एंड है तब तक अगर कंप्लीट होने वाला है, तब तक कंटिन्यू रहेगा, देन हम लोगों को यहाँ पे वो भी देखना पड़ेगा कि हम लोग कब वो प्रोजेक्ट चालू करेंगे एंड कब उसके बाद वाला प्रोजेक्ट हम लोग एंड करेंगे, है ना। तो अगर वो अक्टूबर मंथ में अगर मेरा अभी करंट प्रोजेक्ट जो ऑनगोइंग है वो अगर तब एंड होने वाला है, तो मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो स्टार्ट होगा वो ऑफकोर्स नवंबर मंथ से ही होगा। फर्स्ट वीक वी कैन अज्यूम, रैंडमली वी कैन से कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से वी कैन स्टार्ट विद सेकेंड प्रोजेक्ट। तो आपको जो डेडलाइन देना है वो उसके स्पेसिफिक देना है। सो रिसोर्स एलोकेशन प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जब आप टाइम टेबल भी बनाते हैं कि आपका कौन सा प्रोजेक्ट कब चालू होकर कब कंप्लीट होगा, हाउ मेनी डेज और हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड। तो वो हाउ मच टाइम जो है ना, वो आपको ये देखना है कि अगर 3 मंथ्स का टाइम रिक्वायर्ड है, लेकिन उसके साथ ये देखना है कि आप प्रोजेक्ट चालू कब करेंगे। बिकॉज जब से आपको रिसोर्सेज मिलेंगे तब से आपको 3 मंथ्स पकड़ना है। जब आप अपने कोटेशन या प्रोजेक्ट का फाइनल डॉक्यूमेंट अगर आप यूज़र कस्टमर को सबमिट करते हैं, तब से आपके 3 मंथ्स काउंट नहीं होंगे। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर मैं बोल रहा हूँ डेवलपर को कि आपको ये XYZ प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, इट डजेंट मीन्स कि वो जो भी यूज़र है वो डायरेक्टली वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम चालू करेगा, बट उसके पहले हम लोगों को उसको बताना भी पड़ेगा ना कि हाँ, ये स्पेसिफिक रिसोर्सेज आपको ये डेट से अलाउ होंगे, तो आप उसके ऑनवर्ड्स आप अपना जो काम है वो स्टार्ट करो। गेटिंग, ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न काम करेगा हम लोग का, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग हियर अबाउट। सो रिसोर्स एलोकेशन, सबसे फर्स्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग को क्या बोला है, एक टाइम टेबल बनेगा एक्टिविटीज़ का, बराबर है, कि कौन सा एक्टिविटी कब स्टार्ट होगा और कब कंप्लीट होगा, उसका एक यहाँ पे टाइम टेबल बनेगा। दैट्स फर्स्ट पॉइंट। देन नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि आप रिसोर्स का भी एक टाइम टेबल बनाएंगे कि कौन से एक्टिविटी के लिए कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड रहेंगे और वो कितने टाइम किसके पास रहेंगे। अगेन दैट्स सेकेंड पॉइंट। देन कॉस्ट का टाइम टेबल बनाएंगे कि ये जो भी अभी रिसोर्सेज, दैट इज़ फिजिकल रिसोर्स लाइक हार्डवेयर रिसोर्स, सॉफ्टवेयर रिसोर्स एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्स, ये सबका टोटल एक्सपेंडिचर भी कितना होगा ये भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सो वो भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, बराबर है। एंड ये सब जब अगर हम लोग कंसिडर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे रिसोर्सेज में। कौन से रिसोर्सेज रहेंगे? लेबर्स आएगा। लेबर मतलब अगर हम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं कोई एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे, तो हम लोग वहाँ पे अपने एफर्ट्स दे रहे हैं, बराबर है। वो इक्विपमेंट्स, वर्क स्टेशन, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, वो सब आएंगे। एक्स्ट्रा मटेरियल्स विच इज़ रिक्वायर्ड, जो आप काम करेंगे उसके लिए जो स्पेस रिक्वायर्ड रहेगा, ऑफिस है, टेबल्स है, वो सब आएगा। सर्विसेज आप जो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे अपने, वो सर्विसेज आएंगे, बराबर है। उसके साथ टाइम, elapsed टाइम कैन ऑफन बी रिड्यूस बाय एडिंग मोर स्टाफ। सो अगर कम टाइम है आपके पास या आपको टाइम अगर बचाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा स्टाफ हम लोग यहाँ पे अपॉइंट कर देते हैं, तो उससे भी आपको थोड़ा बेनिफिट होगा। दैट्स अनदर पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मनी यूज टू बाई दी अदर रिसोर्सेज, बराबर है। सो आपके पास टोटल बजट कितना है वो भी हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं।
ओके, नेचर ऑफ रिसोर्सेज कौन से रहेंगे? नेचर ऑफ रिसोर्सेज में अगर आप देखेंगे, सो दिस विल कवर फ्रॉम अ पेपर क्लिप टू की पर्सनल। छोटे छोटे रिसोर्स भी आपको कंसिडर करना है, वो भी आपके रिसोर्सेज है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे वाईफाई रिक्वायर्ड है, देन अगर हम लोगों को वेबकैम रिक्वायर्ड है वीडियो कॉलिंग या वॉइस कॉलिंग के लिए, वो भी हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। सो देखो, जो भी ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया ना, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दिया है। लेबर में सॉफ्टवेयर डेवलपर, डिज़ाइनर्स, टेस्टर्स, ये सारे आएंगे। देन इक्विपमेंट्स, ऑफ कोर्स वी ऑल नो कौन से इक्विपमेंट्स हम लोग बात कर रहे हैं। मटेरियल्स, वो भी हम लोगों को पता है। स्पेस रिक्वायर्ड, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। वो अपने सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, वो देखा हम लोगों ने यहाँ पे। टाइम जो है आपको एक अलग से देना पड़ेगा, एंड उसके रिलेटेड आपको जो मनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। सो दिस आर द फैक्टर्स जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो रिसोर्स एलोकेशन में नेक्स्ट पॉइंट्स हम लोग कौन से बोल रहे हैं यहाँ पे? रिसोर्स एलोकेशन, एज यू कैन सी, आइडेंटिफाई द रिसोर्स नीडेड फॉर ईच एक्टिविटी। तो अगर सपोज अगर हम लोगों के जो प्रोजेक्ट्स है, इन दैट प्रोजेक्ट सपोज वी हैव 100 एक्टिविटीज़, तो वो 100 एक्टिविटीज़ पे पर एक्टिविटी आपके कितने रिसोर्सेज वहाँ पे अलॉट होंगे, वो हम लोग देखेंगे। देन आइडेंटिफाई रिसोर्स टाइप, इंडिविजुअल्स आर इंटरचेंजेबल विद इन द ग्रुप। मतलब सपोज कोई एक XYZ पर्सन है जो VB डेवलपर है, लेकिन मुझे जावा डेवलपर चाहिए, तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे कि वो डेवलपर्स को हम लोग दूसरे टीम में शिफ्ट करेंगे, और दूसरे टीम के कोई डेवलपर्स को हम लोग अपनी टीम में लेके आएंगे। दैट माइट ऑल्सो वर्क, राइट। देन सिमिलर वे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अलोकेट रिसोर्स टाइप्स टू एक्टिविटीज़ एंड एग्जामिनिंग द रिसोर्स हिस्टोग्राम। रिसोर्स हिस्टोग्राम का मतलब है कि कहाँ पे आपके कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है। कहीं पे ओवर रिसोर्स तो आपने अलॉट नहीं कर दिया, अगर ऐसा हुआ है तो हम लोग वहाँ से सर्टन रिसोर्सेज हटा देंगे और उसको हम लोग और कहीं पे भी वापस अपॉइंट कर सकते हैं। ओके, ये पॉइंट आएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखेंगे रिसोर्स हिस्टोग्राम में हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओवर स्टाफ नहीं होना चाहिए, अंडर स्टाफ भी नहीं होना चाहिए। तो कोई एक एक्टिविटी पे अगर आपको रिक्वायर्ड है एक्स्ट्रा स्टाफ, तो वो टाइम पे टेम्पररी हम लोग वहाँ पे एक्स्ट्रा स्टाफ अपॉइंट कर सकते हैं। वो सेम पॉइंट्स यहाँ पे बोले हुए, देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला है, वी हैव मल्टीपल वीक्स, 1 to 7 वीक्स हम लोग का टाइम है यहाँ पे, और उसके स्पेसिफिक हम लोग कौन से स्टाफ कितने आपको कौन से वीक पे कौन से एक्टिविटी पे लगेंगे, उसका ये डिवीजन बनाते हैं, इसको हम लोग हिस्टोग्राम बोलते हैं। और ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन के ऊपर अगर आप अपने रिसोर्सेज को अलॉट कर रहे हैं, मतलब आपने वहाँ पे एक्स्ट्रा रिसोर्स ऐड किया हुआ है, सो दैट कोई आपका टास्क ऑन टाइम ख़त्म हो पाए, उसके लिए आप एक्स्ट्रा रिसोर्सेज यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। ओके, देन आफ्टर दिस इफ़ वी कैन से नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रिसोर्स स्मूथिंग। रिसोर्स स्मूथिंग का मतलब होगा कि जो भी आपके रिसोर्सेज है वो इक्वली डिवाइड करके रखो, सो दैट इन फ्यूचर आपको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है रिसोर्स स्मूथिंग में, कि हम लोगों ने लिमिटेड, इट यूजुअली डिफिकल्ट टू गेट अ स्पेशलिस्ट स्टाफ हु विल वर्क ऑड डेज टू फिल द गैप। तो अब अभी अगर कोई एक स्टाफ है जो आपके लिए संडे को वर्क नहीं कर रहा है, सर्टन स्टाफ जो है वो स्पेसिफिक टास्क अगर उसको सॉल्व करने बोला है, वो एरर या कुछ प्रॉब्लम उससे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। बराबर है। स्टाफ ऑफन हैव टू बी एम्प्लॉयड फॉर अ कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ टाइम। ऐसा नहीं होगा कि आज वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, कल कोई दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करेगा, दैट शुड नॉट हैपन। बराबर है। सो डिजायरेबल टू एम्प्लॉय अ कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ स्टाफ ऑन अ प्रोजेक्ट who as far as possible are fully employed on the same project। तो उससे क्या होगा, रिसोर्स स्मूथिंग होगा। मतलब एक स्टाफ कंटिन्यूसली एक सेम प्रोजेक्ट पे ही काम कर रहा है, तो उसको इन एंड आउट वो प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ पता है, तो क्या होगा कि अगर वहाँ पे कोई एरर या प्रॉब्लम भी आता है तो वो स्टाफ उसको ऑटोमेटिकली सॉल्व कर लेंगे, है ना। यहाँ पे हम लोगों का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऊपर वाला पैटर्न अगर अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या होगा, टेम्पररी आपका कोई एक प्रोजेक्ट डिले हो गया, सपोज देखो ये वाला जहाँ पे हम लोग ये जो डिस्कस कर रहे हैं, तो ये वाला प्रोजेक्ट आपका डिले हो गया, एक्टिविटी आपका डिले हो गया, तो आपने क्या किया, उसके ऊपर एक्स्ट्रा स्टाफ अपॉइंट कर दिया। अब वो जो आपने एक्स्ट्रा स्टाफ अपॉइंट किया है ना, ये कोई दूसरे प्रोजेक्ट पे था। सबसे पहले जब वो ये प्रोजेक्ट पे आएगा तो पहले तो ये बेसिक वो प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा कुछ डिटेल समझेंगे, वो समझने के बाद में फिर वो प्रोजेक्ट्स को ऊपर काम करना चालू करेंगे। सो उससे क्या होगा, वो आपके जो भी एक्टिविटीज़ है ना वो और डिले हो सकते हैं। बराबर है, वो और डिले कन्फर्म होंगे, बिकॉज उनको इन एंड आउट वो प्रोजेक्ट का पता ही नहीं है। रिसोर्स स्मूथिंग का मतलब क्या है, फिक्स नंबर ऑफ आपके जो एम्प्लॉयज़ है उनको वहाँ पे लगा के रखो, बिकॉज वही कंटिन्यूसली वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको इन एंड आउट पता है वो प्रोजेक्ट का, तो आप उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे उसी का एक्सप्लेनेशन आपको दिया है, और ये सेम वही डायग्राम
अलग वे में यहाँ पे दिया हुआ है आपको। ओके, रिसोर्स क्लैश, नाम पे उससे पता चल रहा है आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है और मल्टीपल प्रोजेक्ट है, तो अब क्या होगा, एक सेम टाइम पे आपको वो सेम रिसोर्सेज मल्टीपल प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड है। तो अगर आप कोई एक प्रोजेक्ट में वो रिसोर्स अलाव अलाव कर रहे हो तो दूसरे प्रोजेक्ट में क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज। सो टेकिंग एडवांटेज ऑफ फ्लोट टू चेंज द स्टार्ट डेट, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई एक प्रोजेक्ट का स्टार्ट डेट हम लोग एक हफ्ता 10 दिन डिले कर देंगे, सो दैट वो रिसोर्सेज कोई दूसरे प्रोजेक्ट में हम लोग फुल्ली यूटिलाइज करके वो प्रोजेक्ट को ऑन टाइम हम लोग ख़त्म कर दें। बिकॉज अगर वो प्रोजेक्ट ऑन टाइम ख़त्म हो गया तो फिर उसके रिसोर्सेज सारे वहाँ से फ्री होके फिर उसको हम लोग नए प्रोजेक्ट पे यूटिलाइज कर सकते हैं। दैट्स वन थिंग। डिले स्टार्ट ऑफ वन एक्टिविटी अंटिल फिनिश ऑफ अदर एक्टिविटी, कॉमन सेंस है, वही है यहाँ पे। देन उसके आगे अगर देखेंगे, मूविंग रिसोर्सेज फ्रॉम नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर क्रिटिकल एक्टिविटीज़ क्या रहता है, जिस पे ह्यूमन डिपेंडेंस ज़्यादा रहता है, कॉम्प्लेक्स टास्क रहता है जिसको बनाने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा, और बनाने के लिए आपको एक्सपर्ट्स भी अपॉइंट करने पड़ेंगे। अब अगर आपका ऐसा कोई अगर टास्क नहीं है तो आप क्या करो, ऐसे नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को आप थोड़ा डिले कर सकते हो, उससे आपका प्रोजेक्ट डिलीवरी पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। सो हम लोग ऐसे नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ पे जो रिसोर्सेज हम लोग के अलॉटेड है उसको हम लोग सर्टेन टाइम के लिए कोई दूसरे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के ऊपर डाइवर्ट कर देंगे, और जैसे हम लोग के वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे वापस वो सेम रिसोर्सेज को हम लोग अपने ये नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए लेके आ सकते हैं। ब्रिंगिंग इन एडिशनल रिसोर्स, अब ये क्या होगा, अगर आप एडिशनल रिसोर्स लेके आ रहे हैं तो उसमें क्या होगा, आपका जो कॉस्ट है, एडिशनल कॉस्ट जो है ये बढ़ते जाएगा। ये अगेन एक डिफ़िकल्ट पॉइंट है, बिकॉज आपने बोलने के लिए वहाँ पे एडिशनल रिसोर्सेज ऐड कर दिया, लेकिन आप जितने रिसोर्सेज ऐड करेंगे, सपोज आपने कोई एक्सपर्ट ऐड किए हैं, आपने वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा डिज़ाइनर्स डेवलपर्स, आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट लेके आए हो कोई और लोकेशन से, तो जितने आप एक्स्ट्रा रिसोर्स ऐड करेंगे उसका उतना आपका प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। देन प्रायोरिटाइजिंग एक्टिविटीज़, क्या बोला है, टोटल फ्लोट प्रायोरिटी, मतलब आपको टाइम देखना है कि जितने भी आपके पास रिसोर्सेज है और जितने एक्टिविटीज़ आपको कंप्लीट करना है उसमें से आप इजीली आइडेंटिफाई कर दो स्मॉलेस्ट आपका जो एक्टिविटी है वो कौन सा है जो जल्दी से हो सकता है। देन सर्टेन एक्टिविटी जो ज़्यादा काम की नहीं है उनको हम लोग डिले भी कर सकते हैं, है ना। और उसके साथ में अगर आप देखेंगे कि कभी कभी हम लोग सर्टेन एक्टिविटीज़ को अवॉइड करके उसके जगह पे कोई दूसरे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले एक्टिविटीज़ पहले या फंक्शंस पहले कंप्लीट कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि आपके जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जिसके ऊपर यूज़र या क्लाइंट ज़्यादा डिपेंड करने वाला है वो आपने पहले कंप्लीट कर लिए, तो बाकी के सर्टेन एक्टिविटी जिस पे अगर यूज़र का डिपेंडेंस ज़्यादा नहीं है वो थोड़ी डिले भी होते हैं, तो भी आपका प्रोजेक्ट ज़्यादा हैम्पर नहीं होगा, प्रोजेक्ट ज़्यादा डिले नहीं होगा, ओवरऑल प्रोजेक्ट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या बोले, ऑर्डर्ड लिस्ट प्रायोरिटी, दिस टेक्स अकाउंट ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी एज वेल एज द फ्लोट। फ्लोट का मतलब क्या रहेगा, कभी आपका कोई एक काम जल्दी भी हो सकता है, कभी लेट भी हो सकता है, दैट इज व्हाट वी मीन बाय फ्लोट। सो बर्मन्स प्रायोरिटी लिस्टिंग क्या बता रहा है, शॉर्टेस्ट क्रिटिकल एक्टिविटी जो है वो सबसे पहले करो, छोटा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी वो सबसे पहले करो, बाद में उससे थोड़े जो बड़े बड़े क्रिटिकल एक्टिविटीज़ रहेंगे वो करेंगे हम लोग, ये होने के बाद में शॉर्टेस्ट नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ करेंगे, देन उससे थोड़े बड़े वाले नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, और लास्ट में अगर टाइम बचा तो बाकी के जो हम लोगों के छोटे मोटे नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी रहेंगे वो करेंगे। और ये सेम जो हम लोगों का बर्मन्स प्रायोरिटी लिस्टिंग है उसी के हिसाब से हम लोगों का रिसोर्स अलोकेशन भी होगा। सो नीड टू मैक्सिमाइज परसेंटेज यूसेज ऑफ रिसोर्सेज, लाइक आपके कंप्यूटर्स जो है उनका आइडल टाइम आपको कम करना है। आइडल टाइम कम करने का मतलब है आपके, यस सर ये मतलब अभी तो ये कैसे दिखा रहा है कि शॉर्टेस्ट क्रिटिकल जो है, फॉर एग्जांपल अभी समझ लो व्हाट्सएप में अपना जितना भी है ना वो लोग कुछ तो मतलब इशू आ गया, बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। तो वो हाँ। सर कौन से क्रिटिकल सेक्शन में आएगा, क्योंकि ये सब तो शॉर्टेस्ट है और वो मतलब बहुत बड़ा इशू, मतलब बोलते यूजर का व्हाट्सएप ही काम करना बंद कर दिया, तो वो बड़ा इशू हो गया ना। तो वो सपोज उसको नहीं कौन नहीं से क्रिटिकल लिस्ट में डालेंगे? गौरव भाई, हम लोग एरर सॉल्विंग का बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे हम लोग डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं। एरर सॉल्विंग का जो है वो तो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे कब आएगा, जब आपका एप्लीकेशन बन के रेडी है। तो व्हाट यू आर सेइंग कि अगर व्हाट्सएप चलना बंद हो गया मतलब वो ऑलरेडी वर्किंग है ना, डेवलप हो गया है, उसके बाद हम्म। बंद हुआ तो वो तो चालू करना वो तो हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगा, वो तो हम लोग का सिनारियो ही अलग हो गया पूरा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि हम लोग के पास व्हाट्सएप है ही नहीं, हम लोग उसको डेवलप करने का फोकस कर रहे हैं, वो पॉइंट पे बात कर रहे हैं, गेटिंग। ओके सर।
हाँ। हाँ, तो अब अगर व्हाट्सएप अगर मुझे डेवलप करना है तो उसमें हम लोगों के प्रायोरिटी या क्रिटिकल फंक्शंस कौन से रहेंगे? फर्स्ट क्रिटिकल फंक्शन, चैटिंग स्मूथ होना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर हम लोग व्हाट्सएप की बात करें तो अगर मैं मैसेज सेंड या रिसीव कर रहा हूँ, मेरा नेट अगर स्लो भी है तो आप देखो कि वो थोड़े टाइम वेट करता है आपका नेट कनेक्शन थोड़ा स्मूथ होने के लिए। जितना बैंडविड्थ उसको रिक्वायर्ड है मैसेज सेंड करने के लिए उतना वो चेक करेगा। अब जब मैसेज सेंड हो रहा है तो आप देखो कि स्टार्टिंग में आपको कभी ऐसा लिख के नहीं आता था कि व्हाट्सएप जो है वो एनक्रिप्शन टेक्निक अप्लाई कर रहा है। आपको रिसेंटली वो एनक्रिप्शन टेक्निक अप्लाई करता है, ये लिख के आ रहा है। सो दैट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल एंड शॉर्टेस्ट पाथ, that is the algorithm which is basically developed from the WhatsApp and a customized encryption decryption algorithm। वो आपका क्रिटिकल टास्क हो गया और वो शॉर्टेस्ट क्रिटिकल टास्क हो गया, बिकॉज वो एल्गोरिदम डेवलप करना बड़ी बात नहीं है, हाँ, लेकिन वो क्रिटिकल है। मतलब थोड़ा सा वो व्हाट वी कैन से, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टास्क होगा। शॉर्टेस्ट टास्क होगा लेकिन कॉम्प्लेक्स होगा। तो अगर मैं व्हाट्सएप की बात करूँगा तो उसमें जो हम लोगों का डेवलपमेंट वाला ये जो स्पेसिफिक पार्ट है वो सबसे क्रिटिकल वाला पार्ट रहेगा, ठीक है, जिसके ऊपर सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे। वो होने के बाद में फिर नेक्स्ट जो हम लोगों का पार्ट आएगा वो हम लोगों का पार्ट रहेगा, लेट्स सपोज चैटिंग वाला। अगर चैटिंग अभी स्मूथ अगर हो गया तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट कहाँ पे फोकस करेंगे? दैट इज़ जहाँ पे हम लोग फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ सेंड रिसीव कर सकते हैं। एंड फाइनली जो हम लोगों का वॉइस एंड वीडियो कॉलिंग है व्हाट्सएप पे, अगेन वो भी क्रिटिकल पार्ट आएगा, बिकॉज वो भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है व्हाट्सएप का। लेकिन वो इतना क्रिटिकल नहीं है जितना चैटिंग वाला पार्ट आपका क्रिटिकल है, बिकॉज आपका व्हाट्सएप पे अगर चैटिंग बंद हो गया तो व्हाट्सएप भी बंद हो गया। अगर व्हाट्सएप पे सिर्फ हेलो, यस सर। हाँ, सो अगर व्हाट्सएप पे सिर्फ अगर आपका वॉइस एंड वीडियो कॉलिंग चल रहा है तो वो भी आपको नहीं चलेगा, बराबर है। सो इसको ये कैटेगरी के हिसाब से हम लोग डिवाइड करते हैं। एंड एज एंड व्हेन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर चेंजेस, यहाँ पे आपका जो क्रिटिकल फैक्टर्स कौन से रहेंगे उसमें वो भी चेंज होंगे। तो व्हाट्सएप पर्सपेक्टिव ये वाले रहेंगे, एक उसका एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन एल्गोरिदम, वो होने के बाद में मिनिमम बैंडविड्थ पे भी आपका मैसेजेस डिलीवर होना चाहिए। नेक्स्ट क्रिटिकल फैक्टर क्या रहेगा? अगर मैं वो एक मैसेज को अब देखो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वो एक मैसेज को अगर मैं यूएस से डिलीवर कर रहा हूँ तो मुझे यूएस के टाइम के हिसाब से आपका इंडिया का कोई एक फ्रेंड का लास्ट सीन बताएगा। और अगर मैं इंडिया से अगर मैसेज कर रहा हूँ तो इंडिया के इंडियन टाइमिंग के हिसाब से वो यूएस में रहने वाले पर्सन का लास्ट सीन बताएगा मुझे। गेटिंग? सो दैट इज़ ऑल्सो अगेन अ क्रिटिकल पार्ट कि आपको अगर देखना है कि वो पर्सन कब आया था, कभी उसने आपका मैसेज रीड किया। सो वो एक शॉर्टेस्ट वाला पार्ट रहेगा जिसका प्रायोरिटी फ़िलहाल के लिए, अगर हम लोगों का बाकी का फंक्शंस जब तक ढंग से नहीं चलते तब तक उसका प्रायोरिटी ज़्यादा नहीं रहेगा। ओके, एंड उसके हिसाब से देन विल डिसाइड द रिसोर्स यूसेज। रिसोर्स यूसेज का मतलब है कि सपोज अगर सैटरडे एंड संडे अगर हम लोग बात करते हैं कि आपके सर्टन जो एक्टिविटीज़ सर्टन जो आपके कंप्यूटर्स जो है या रिसोर्सेज जो है वो आइडल है, बिकॉज सैटरडे संडे आपके सर्टन एम्प्लॉयज़ जो है वो ऑफ है, उनको ऑफ है, वो जॉब पे नहीं आने वाले। तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे कि दूसरे कोई पर्सनस को दूसरे कोई प्रोजेक्ट्स के लिए हम लोग वो रिसोर्सेज को अलॉट कर देंगे, सो दैट मिनिमम आइडल टाइम रहे। गेटिंग? आपके रिसोर्सेज 24/7 अगर यूज़ होते हैं तो वो हम लोग के लिए बेस्ट होगा इफ़ रिसोर्सेज आर गेटिंग यूटिलाइज 24/7। सो वही आपको बोला है। इससे क्या होगा, आपका जो एक्स्ट्रा कॉस्ट अगर रिक्वायर्ड है रिसोर्स के लिए वो भी आपका बैलेंस हो जाएगा। देन कंटिजेंसी जो है वो भी यहाँ पे अलाउ हो जाएगा, तो हम लोग को जहाँ पे चाहिए उतने ही हम लोग बताएंगे। एंड ये सब के लिए आपको क्रिटिकल पाथ डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स या सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस कौन से हैं जो आपको सबसे पहले बनाने की ज़रूरत है, और वो बनने के बाद ही हम लोग कोई दूसरे फैक्टर्स के ऊपर फोकस करेंगे। गेटिंग? ये नेक्स्ट पार्ट है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे क्रिटिकल पार्ट में आपको क्या बोला, एक तो टाइम टेबल बनाएंगे, शेड्यूल बनाएंगे हम लोग रिसोर्सेज का, जिससे न्यू डिपेंडेंसीज बिटवीन द एक्टिविटी, ये हम लोग को पता चलेगा कि कौन सा मेन एक्टिविटी जब तक हम लोग नहीं बनाते तब तक आगे के कोई दूसरे एक्टिविटीज़ आप कंप्लीट नहीं कर सकते।
ये सारे पॉइंट्स पे फोकस करेंगे. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इट इज़ बेस्ट नॉट टू ऐड डिपेंडेंसीज टू एक्टिविटी नेटवर्क. ओके, जस्ट 1 मिनट आ रहा था. ओके, एक्स्ट्रा कोई नॉइज नहीं. नहीं सर. हाँ, ओके. सो यहाँ पे देखो, हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, नॉट टू ऐड एनी डिपेंडेंसीज. सो जब अगर हम लोग क्रिटिकल चेन की भी बात करते हैं तो हम लोग ट्राई करते हैं कि मिनिमम डिपेंडेंसी से हम लोग अपना काम चला सके, सो दैट आप जब कोई दूसरे पर्सन का काम ख़त्म होने तक, उसका मॉड्यूल कंप्लीशन तक अगर आप वेट नहीं करते हो तो आपका काम भी उतना स्मूथ या उतना जल्दी हो पाएगा. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड उसके आगे अगर आप देखेंगे, जितने आप डिपेंडेंसीज बढ़ाते जाते हैं ना, उतना आपका काम जो है वो ज़्यादा मेसी होते जाता है. सो बेटर नॉट टू ऐड मोर डिपेंडेंसीज. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देन रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स में डिसअपियर ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट बट लिंक रिमेन्स ऑन नेटवर्क. देन कभी कभी टाइम टेबल आपको मॉडिफाई करना पड़ता है बिकॉज ऑफ रिसोर्स कंस्ट्रेंट की. कोई एक स्पेसिफिक रिसोर्स ये प्रोजेक्ट पे अलॉट किए हुए हैं हम लोगों ने, तो वो जो है वो आपके कंटिन्यूस वहाँ पे आपको नहीं मिल पाएंगे सम स्पेसिफिक टाइम तक. तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग वहाँ पे ही रिजर्व रखेंगे और उसके हिसाब से हम लोग बाकी के जो एक्टिविटीज़ है उसको मॉडिफाई कर देंगे. नाउ अलोकेटिंग इंडिविजुअल्स टू एक्टिविटीज़. सो उसके हिसाब से आपको देखना है कि जो डेवलपर डिज़ाइनर्स आप बोल रहे हो, वो डेवलपर डिज़ाइनर्स ऑलरेडी कोई एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कितने टाइम काम करने वाले हैं, कब से वो फ्री होंगे, तो कब से आप अपना जो पार्ट है वो वहाँ पे आप रख सकते हैं. ठीक है, तो अवेलेबिलिटी कौन सा है वो बताएंगे हम लोग कि कौन से हम लोगों के डेवलपर्स डिज़ाइनर्स कब से अवेलेबल है, कौन से क्रिटिकल टास्क पे हम लोग उनको असाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर पास्ट प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस, वो देखेंगे हम लोग. अगर हम लोग कोई फ्रेशर को अगर न्यू एक्टिविटी पे अगर हम लोग असाइन कर देते हैं तो हम लोगों का रिस्क फैक्टर कितना हो सकता है, ये भी हम लोग देखेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको कोई एक स्टाफ जो अभी आपने अपॉइंट किया है, उनको अगर आपको कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट कोई एक स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के ऊपर अगर अपॉइंट करना है, तो आप उनको डायरेक्ट अपॉइंट करने के बदले पहले क्या करेंगे, उनको ट्रेनिंग अप्लाई होगा और वो ट्रेनिंग सक्सेसफुल होने के बाद ही हम लोग उनको ऑन जॉब रखेंगे. बराबर है. देन टीम बिल्डिंग होगा, मोटिवेशन, ये तो समझने की बात है. तो ये आपका 5 मार्क, ये सारे पॉइंट्स के ऊपर 5 मार्क का आपका आंसर यहाँ पे बॉक्स में दिया हुआ है. उसके बाद है कॉस्ट शेड्यूलिंग. स्टाफ का कॉस्ट कितना होगा, आप अगर एक्स्ट्रा स्टाफ अगर अपॉइंट करेंगे तो उसका ओवरहेड कितना हो सकता है, आप जो दूसरे रिसोर्सेज यूज़ करेंगे, इंटरनेट रिसोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस जो आप यूज़ करते हैं और कोई रिसोर्सेज यूज़ करेंगे, उसके आपके चार्जेस कितने रहेंगे, उसका भी फोकस यहाँ पे होगा. कॉस्ट प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में क्या बोला है, जब स्टार्टिंग में हम लोग अगर कोई स्टाफ अपॉइंट कर रहे हैं प्रोजेक्ट चालू होने के टाइम पे, तो वो टाइम पे आपका स्टाफिंग भी कम है तो आपका स्टाफ कॉस्ट कम है. जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट आगे बढ़ते जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी उसमें बढ़ते जाएगा, वैसे अगर आप देखेंगे आपका स्टाफ कॉस्ट जो है वो वेरी करते जाएगा. सो कभी कभी बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा बर्डन, बिकॉज ऑफ सम एक्स्ट्रा लोड, आपका स्टाफ को एक्स्ट्रा अपॉइंट करना पड़ा, कभी कभी कोई बग सॉल्व नहीं हो रहे उसके लिए एक्स्ट्रा स्टाफ अपॉइंट करना पड़ा. तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं और वो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं. दैट इज़ अ कॉस्ट प्रोफाइल. अक्यूमुलेटिव कॉस्ट, एज यू कैन सी कि जैसे जैसे हम लोग का प्रोजेक्ट बढ़ते जाएगा, ऑफकोर्स अगर हम लोग डिज़ाइनर, टेस्टर्स एंड रिसोर्सेज ये सबका अगर अक्यूमुलेट एडेड कॉस्ट की अगर बात करेंगे तो वो एनी टाइम बढ़ते ही रहेगा, वो तो कभी कम नहीं होना है. बराबर है. और ये आपका बैलेंस कंसर्न है. एक्टिविटी प्लानिंग है. एक्टिविटी प्लानिंग मतलब कौन सा एक्टिविटी कौन से दूसरे एक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट है वो बताते हैं हम लोग. उसके हिसाब से हम लोग उसका रिस्क असेसमेंट करते हैं कि कौन सा एक्टिविटी कभी चालू करना चाहिए, कभी कंप्लीट करना चाहिए. वो एक्टिविटी दूसरे कौन से एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, उसका रिस्क असेसमेंट आता है. रिसोर्स एलोकेशन एंड कॉस्ट शेड्यूलिंग. तो ये सारे आपस में कनेक्टेड है. अगर आप किसी एक को भी अगर मिस करते हैं तो आपका फाइनल जो प्रोजेक्ट है उसका सक्सेस रेशियो अगेन कम हो जाता है. तो दिस आर द 4 पॉइंट्स. एक्टिविटी प्लानिंग हम लोग को पर्ट चार्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था वही है यहाँ पे कि ए एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट होने के बाद ही वी कैन स्टार्ट बी एंड सी एक्टिविटी, बिकॉज बी एंड सी बोथ एक्टिविटीज डिपेंड्स ऑन एक्टिविटी नंबर ए, एंड बी और सी कंप्लीट होने के बाद ही वी कैन स्टार्ट विद डी एंड ई एक्टिविटी, बिकॉज दे बोथ डिपेंड्स ऑन बी एंड सी, है ना, या उसके आउटपुट के ऊपर डिपेंड करते हैं. एंड सिमिलरली इट्स गोज ऑन एंड ऑन. ये है. सो यहाँ पे हम लोग का ये पार्ट कंप्लीट होता है. एंड वी आर ऑल्सो डन विथ यूनिट 3. And now next part is unit 4. So before we start with unit 4, let me know
इज देयर एनी डाउट्स फ्रॉम योर साइड? बताओ गाइस, एनी डाउट्स? एनीवन? सो एज यू कैन सी यूनिट 4 क्या बात कर रहा है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। जो आप प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, प्रोजेक्ट चालू करेंगे, उसका मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल पार्ट जो है वो बेसिकली हम लोगों का फॉलो होगा फ्रॉम दिस हियर। मॉनिटरिंग, डेवलपमेंट्स मॉनिटर करना है, कंट्रोल करना है, एक्टिविटीज़, ओवर एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, आपके बजट के अंदर होना चाहिए, ओवर फंक्शंस नहीं डालने चाहिए जो काम के नहीं है, टेस्टिंग, ओवर टेस्टिंग नहीं होना चाहिए। सो एवरीथिंग शुड बी इन अ कंट्रोल्ड मैनर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बजट एंड रिसोर्सेज। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फर्स्ट पॉइंट हम लोग को क्या बोला हुआ है, एक कंट्रोल साइकिल काम करेगा। अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको याद रहेगा ना, तो ये डायग्राम पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो देखो डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्ट चालू करने के पहले हम लोग को डिसाइड करना है कि हम लोग को क्या बनाना है, बराबर है, व्हाट वी वांट टू अचीव। उसके बाद आएगा डेटा कलेक्शन पार्ट जो है, वो तो हम लोग को पता है, जो बनाना है उसके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट गैदरिंग या डेटा कलेक्शन होगा। देन क्या बोल रहा है, मेकिंग डिसीजन और प्लान्स, बराबर है। तो मेकिंग डिसीजन और प्लान, यहाँ पे देखो डेटा कलेक्शन किया हम लोगों ने, उसके बाद में हम लोग वो डेटा को प्रोसेस करेंगे, मतलब रिक्वायर्ड डेटा रख दो, उसमें से बहुत काम का जो है जिसके ऊपर सबसे पहले फोकस करना है, और जो कम काम का डेटा है या जो जो अभी अगर हम लोग काम नहीं करेंगे, जिस पे अभी अगर हम लोग फोकस नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ऐसा कोई पॉइंट्स जो है उसको हम लोग हटा देंगे। तो फिल्टर आउट डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा, या वो डेटा में से रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगा जिसके बेस के ऊपर वी आर गोइंग टू मेक आर डिसीजंस और प्लान। वी डिसाइड हाउ वी आर गोइंग टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, दैट इज क्रिएट अ प्लान, जिससे हम लोग अपना एक्चुअल जो ऑब्जेक्टिव है या एक्चुअल जो प्रोजेक्ट हम लोग के पार्ट है उसको हम लोग अचीव करने की ट्राई करेंगे। देन उसके आगे क्या आएगा, मेकिंग डिसीजंस, ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद आएगा मॉडलिंग। सो एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस क्रिएटिंग अ प्लान वी कंसिडर डिफरेंट अप्रोचेस एंड अटेम्प्ट टू असेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ईच अप्रोच इन टर्म लाइक कितना कॉस्टिंग लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना ह्यूमन रिसोर्स लगेंगे, कौन सी टाइप के ह्यूमन रिसोर्स हम लोग को यहाँ पे अपॉइंट करने पड़ेंगे, दैट इज द डेवलपर वी आर टॉकिंग अबाउट। और ये सब होने के बाद में फाइनली हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट मतलब वो प्लान को फॉलो करके अपना प्रोजेक्ट डेवलपमेंट चालू करो, और फाइनली जो जो आपने काम किया उसके रिलेटेड कंटिन्यूअस डेटा कलेक्शन आपका होते रहेगा। ये आपका लास्ट पार्ट है। और उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, वो डेटा को वापस हम लोग कन्वर्ट करेंगे इनटू रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, जिससे हम लोगों का प्रोजेक्ट प्रोग्रेस में अगेन आगे हेल्प मिलते रहेगा हम लोग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट, ये दिया हुआ है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। सो एज यू कैन सी वी हैव मल्टीपल टीम्स, और वो जो मल्टीपल टीम्स है वो सब में आपको अलग अलग टीम मेंबर्स मिलेंगे फॉर डिफरेंट पर्पजेस। फर्स्ट जो है वो है आपका एनालिसिस डिज़ाइन सेक्शंस, देन उसके नीचे हम लोग के पास उसके टीम मेंबर्स रहेंगे। वो टीम मेंबर्स अपना प्रोजेक्ट का रिपोर्ट करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर को। तो ऐसे आप देखो अलग अलग हम लोग के टीम्स है, डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट टीम, देन क्वालिटी कंट्रोल टीम मतलब टेस्टिंग वाला टीम है, देन यूज़र डॉक्यूमेंटेशन वाला टीम रहेगा, जो आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें कौन से फंक्शंस कैसे यूज़ करने, क्या डेटा एंटर करना है, अगर कहीं पे कोई अगर प्रॉब्लम आया तो यूज़र्स अपने साइड से खुद से इंडिविजुअली वो प्रोजेक्ट वो एरर्स को या वो पॉइंट्स को कैसे सॉल्व कर सकता है, वो पॉइंट्स आएंगे। और ये सबके ऊपर एज यू कैन सी वी हैव अ टीम लीडर्स, बराबर है। और ये जो टीम लीडर्स है वो फिर फाइनल उनका टीम के जो भी रिपोर्ट्स है वो आगे हैंड ओवर करेंगे टू प्रोजेक्ट मैनेजर, एंड प्रोजेक्ट मैनेजर वो अगेन हैंड ओवर करेगा टू स्टीयरिंग कमिटी, या फिर कभी कभी प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो पार्शियली ही कभी कभी क्लाइंट से डील कर लेता है। ये आपका पार्ट हो गया। सो असेसमेंट प्रोग्रेस का में फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स का मतलब है कि हम लोग आफ्टर कंप्लीटिंग सर्टन अमाउंट ऑफ टास्क हम लोग वहाँ पे चेक पॉइंट्स रख देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 2 मॉड्यूल्स है जिसमें दोनों मॉड्यूल्स का हम लोगों ने डिज़ाइंस कंप्लीट कर लिए, तो वहाँ पे मैं एक चेक पॉइंट रख दूंगा। सो इसका मतलब ये है कि वो चेक पॉइंट के आगे अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो हम लोगों को अगेन वो पूरा प्रोजेक्ट रिव्यू कहाँ तक करना पड़ेगा, लास्ट चेक पॉइंट जहाँ तक हम लोगों ने रखा था। तो कोई एक स्पेसिफिक टास्क आपके प्रोजेक्ट का जब सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो देन हम लोग वहाँ पे एक चेक पॉइंट रख देते हैं, तो उससे हम लोग को पता चलता है कि यहाँ तक का प्रोजेक्ट प्रोग्रेस सक्सेसफुली हो गया है। तो ये मल्टीपल चेक पॉइंट्स धीरे धीरे जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट प्रोग्रेस होते जाएगा ना, वैसे वैसे वो आपका चेक पॉइंट्स जो है उसका लोकेशन आगे आगे बढ़ते जाएगा। सो एज यू कैन सी प्री डिटरमाइंड टाइम्स व्हेन प्रोग्रेस इज चेक्ड इवेंट ड्रिवन रहेगा, मतलब कोई एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर इवेंट आपने अचीव कर लिया है
कोई एक स्पेसिफिक फंक्शंस आपके कंप्लीट हो गए, तो फिर हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, एक चेक पॉइंट रख देंगे। और ये चेक पॉइंट्स जो है वो स्पेसिफिक इवेंट या टास्क कंप्लीट होने पे हो सकता है, या फिर कोई एक डेट कंप्लीट होने पे हो सकता है। सपोज एक मंथ हम लोग का कंप्लीट हो गया, तो इन दैट 1 मंथ कितना हम लोग का टास्क या कितना हम लोग का काम कंप्लीट हुआ है, उसके बेस के ऊपर हम लोग चेक पॉइंट रख सकते हैं कि ओके फर्स्ट मंथ पे हम लोगों ने एक चेक पॉइंट रखा कि यहाँ तक का टास्क जो है हम लोग के कंप्लीट हुआ है। देन सेकेंड मंथ पे और एक चेक पॉइंट रखा हम लोगों ने, तो ये मल्टीपल चेक पॉइंट्स ये वे में काम करेंगे। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग, जैसे जैसे हम लोग चेक पॉइंट्स रखते जाएंगे ना, वैसे वैसे वो चेक पॉइंट्स जो हम लोगों का है वो उनके बीच में कितना गैप है, लाइक मंथली गैप है या 2 एक्टिविटीज़ का गैप है या एक पूरा यूनिट का गैप है, मतलब आपने मल्टीपल यूनिट्स आपके प्रोजेक्ट के बनाने, तो ऑन कंप्लीशन ऑफ एवरी यूनिट हम लोग एक चेक पॉइंट रख रहे हैं या मंथली बेसिस पे हम लोग एक एक चेक पॉइंट रख रहे हैं, ये देखना है आपको। और उसके बेस के ऊपर आपको बताना है कि वो 2 चेक पॉइंट्स के बीच में गैप कितना है, एक 1 मंथ का गैप है, क्या प्रोजेक्ट का एक यूनिट ही आप बना रहे तो एक एक यूनिट का गैप आ रहा है, उसमें कितना गैप आ रहा है ये देखेंगे। और उसके बेस के ऊपर आपका रिपोर्टिंग जाएगा जो मैनेजमेंट लेवल पे जाएगा, और या फिर वहाँ से वो क्लाइंट के पास जाएगा। तो या तो आप डायरेक्टली उसके इन्फॉर्मेशंस जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर क्लाइंट को दे सकता है, या फिर जो मैनेजमेंट टीम है उनके पास जाएंगे ये रिपोर्टिंग, एंड वो मैनेजमेंट टीम्स देन वो सेम चीज़ आगे फॉरवर्ड करेंगे टुवर्ड्स द क्लाइंट। उसके आगे कलेक्टिंग प्रोग्रेस डिटेल्स, एज वी नो हम लोग अचीवमेंट्स कितने हुए हम लोग के, मतलब टोटल हम लोगों ने प्लान किया था कि ओके 1 मंथ में हम लोग इतने हम लोग के प्रोजेक्ट के यूनिट्स या इतना हम लोग का प्रोजेक्ट का पार्ट कंप्लीट करेंगे, और उसमें से हम लोग कितना सक्सेसफुली कितना प्लानिंग जो था वो हम लोग अचीव कर पाए वो देखेंगे। उसका ओवरऑल कॉस्टिंग आपका कितना हुआ है वो देखेंगे। एंड उसके साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है 99% कंप्लीशन सिंड्रोम, मतलब बहुत बार क्या होता है कि हम लोग प्रोजेक्ट को 99% कंप्लीट करने की ट्राई करते हैं। अब उसमें बहुत बार प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट होता है लेकिन उसमें जो बग्स या एरर्स है वो आपके इजीली सॉल्व नहीं हो पाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार वो छोटे मोटे एरर्स सॉल्व करने में आप ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, ओवरऑल आपका प्रोजेक्ट कंप्लीशन या प्रोजेक्ट का डिलीवरी डेट जो है वो डिले हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ वर्किंग लाइक दिस, आपको याद रखना है कि जो क्रिटिकल सबसे क्रिटिकल सेमी क्रिटिकल जो पार्ट्स या एस्पेक्ट है आपके प्रोजेक्ट के वो आप सबसे पहले कंप्लीट कर लो। वो अगर ऑन टाइम आपके कंप्लीट हो जाता है तो बाद में आप बाकी के जो नॉन क्रिटिकल टास्क है उसमें डेवलपमेंट के बाद अगर कोई छोटे मोटे बग्स या एरर्स भी है तो भी आप मेंटेनेंस फेज में उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 99% कंप्लीशन सिंड्रोम जो है, मतलब आपको 100% प्रोजेक्ट कंप्लीट करके ही देना है, वो आप यहाँ पे फॉलो नहीं करेंगे। कभी कभी अगर रिक्वायर्ड है तो हम लोग वहाँ पे क्रिटिकल टास्क 100% कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे, और जो नॉन क्रिटिकल टास्क है उसमें अगर थोड़ा बहुत करके अगर हम लोग का काम चल जाता है दैट्स इट, उसको आगे हम लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। पॉसिबल सोल्यूशन क्या है, कंट्रोल ऑफ अ प्रोडक्ट नॉट एक्टिविटी, बराबर है। मतलब एग्जैक्टली आप जो सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें कितने फंक्शंस आने चाहिए वो हम लोग देखेंगे, और वो फंक्शंस बहुत लिमिट वे में हम लोग करेंगे। एक्स्ट्रा ओवर फंक्शंस भी नहीं होने चाहिए। समटाइम्स क्लाइंट को ऐसा भी होता है कि हम लोग के जो राइवल्स है, बिजनेस राइवल्स, उनके पास कोई एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है जिसमें XYZ फंक्शंस उन्होंने ऐड किए हुए। अब आपके प्रोजेक्ट स्पेसिफिक या आपके क्लाइंट का जो बजट है वो बजट में वो स्पेसिफिक जो फंक्शंस है वो पॉसिबल नहीं है, फिर भी अगर आप ऐड करने की ट्राई करेंगे जो फंक्शंस वो कभी यूज़ करने वाला भी नहीं है, देन दैट टू क्रिएट अ प्रॉब्लम, बिकॉज वो आपका प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट को अननेसेसरीली साइज उसका बढ़ा दे कर देगा। एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम जितना साइज़ बड़ा होगा उतने उसमें नंबर ऑफ बग्स या एरर्स जो है या टेस्टिंग में भी आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोडक्ट कंट्रोल करना है। तो स्ट्रिक्टली आपको लिमिट डिफाइन करना है कि ये स्पेसिफिक हम लोगों के एक्टिविटीज़ या मॉड्यूल्स है उसमें इतने ही फंक्शंस स्टार्टिंग फेज में हम लोग बनाएंगे। बाकी के आप जो भी एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, डेकोरेशन कर रहे हैं उस पर और डिज़ाइनिंग अप्लाई कर रहे हैं और अच्छा दिखाने की ट्राई कर रहे हैं, वो एक बार डिप्लॉय क्लाइंट साइड पे डिप्लॉय होने के बाद हम लोग देखेंगे। बट स्ट्रिक्टली फॉलो कि ये स्पेसिफिक आपके मॉड्यूल्स में इतने ही फंक्शंस आएंगे, नॉट मोर देन दिस, नॉट लेस देन दिस। और उसके लिए हम लोग अलग से एक चेकलिस्ट बनाते हैं, एक्सेल शीट होता है हम लोग का जिसमें हम लोग लिस्ट बना के रखते हैं कि ओके जो हम लोग का फर्स्ट एक्टिविटी है उसमें ये नंबर ऑफ फंक्शंस इतने ऐड करना है। तो हम लोग जैसे जैसे वो बनाते जाएंगे, डेवलपमेंट कंप्लीट होते जाएगा, वैसे वो चेकलिस्ट हम लोग वेरीफाई करते जाएंगे। गेटिंग,
ये होगा। देन उसके बाद रिपोर्टिंग फैक्टर तो हम लोग को पता ही है, रेड, एम्बर एंड ग्रीन, 3 रिपोर्टिंग फैक्टर्स या 3 जोन्स रहते हैं हम लोग के। उसमें अगर आप ग्रीन जोन की बात करेंगे तो हम लोग जैसे बात करते हैं कि हम लोग के प्रोजेक्ट्स में जो कंफर्ट जोन होते हैं या फिर हम लोग बफर जोन्स की बात करते हैं, तो बफर जोन्स में अगर आप बात करोगे तो क्या होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट अगर 3 मंथ्स का है और आपने 1 मंथ का बफर जोन रखा है, तो उसमें से अगर आप सिर्फ 33% टाइम अगर यूज़ कर रहे हैं अपने बफर जोन का, 3 मंथ्स का प्रोजेक्ट है, 1 मंथ एक्स्ट्रा बफर टाइम है आपके पास, बराबर है, या कंफर्ट जोन है आपके पास। अब उसमें का सिर्फ 33% अगर आपने यूज़ किया है, दैट मीन्स वी आर ऑन टारगेट। अगर ग्रीन जोन है, ओनली वी आर यूटिलाइजिंग 33% ऑफ आर बफर जोन। अब ये 33% के ऊपर और 33, मतलब बफर जोन का अगर टोटल 66% अगर आप टाइम यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर इन अ एम्बर जोन, और वहाँ पे आप टारगेट अचीव करने का ट्राई कर रहे हैं, बराबर है, लेकिन अचीव ऑन टाइम अचीव नहीं हो पाएगा। बफर जोन का आपने 66 मैक्सिमम पार्ट जो है वो यूटिलाइज कर लिया है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। एंड लास्ट जो रहेगा वो आपका रेड जोन आता है, जिसमें हम लोग जो भी हम लोगों ने बफर रखा हुआ है प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए, उसका आपने 99% टाइम यूज़ कर लिया, बट अभी भी आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाए वो अभी भी डिफ़िकल्ट है। दैट मीन्स आपको क्लाइंट के साथ रीनिगोशिएट करना पड़ेगा ऑन दी डेडलाइन और सबमिशन डेट। तो यहाँ पे ये स्टेटस होते हैं आपके क्रिटिकल टास्क जो आपके प्रोजेक्ट में होते हैं उसके, और उसका हम लोग सबमिशन देते हैं। ओके, रिव्यू बहुत सिंपल है। रिव्यूज़ कब आएंगे? जब आप अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करेंगे। सो हाउएवर टेस्टिंग इज एप्लीकेबल ओनली टू एग्जीक्यूटेबल कोड, लेकिन हम लोग रिव्यूज़ लेते हैं जो अपना पूरा जो वर्किंग प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी। लाइक मैं कोड एग्जीक्यूट करके नहीं, सिर्फ मैं क्लाइंट को बताऊंगा, अलग अलग क्लाइंट्स को पूछूंगा कि जो हम लोगों के जो GUI है, डिज़ाइंस है, वो यूज़र फ्रेंडली है कि नहीं, प्रीवियस जो प्रोजेक्ट्स थे उसके लेगेसी हम लोगों ने प्रॉपर फॉलो किए कि नहीं, वो भी देखेंगे हम लोग, है ना। तो यूटिलिटी ऑफ रिव्यूज़ क्या है? एक तो रिव्यूज़ आपके कॉस्ट इफेक्टिव रहने चाहिए, जिससे आपके फ्यूचर में आने वाले डिफेक्ट को हम लोग अभी रिमूव कर सकते हैं, बराबर है। ये आपका डिफेक्ट रिमूवल मैकेनिज्म चलेगा। अब रिव्यूज़ कैसे काम करता है पता है? सपोज अगर मेरे प्रोजेक्ट में 5 मॉड्यूल्स हैं, तो वो 5 मॉड्यूल्स के लिए हम लोग रिव्यू सिस्टम फॉलो करेंगे, और हर एक के लिए एक लॉग बुक, डायरी जैसा एक पैटर्न मेंटेन होगा। ये सब कुछ वर्चुअली हो रहा है। ओके, सपोज आप समझो कि आप गूगल डॉक्स या गूगल फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, 5 मॉड्यूल्स है, वो हर एक मॉड्यूल में 2-2 सब मॉड्यूल्स है। तो ये जो भी मॉड्यूल एंड सब मॉड्यूल्स है वो सबके ऊपर हम लोग धीरे धीरे रिव्यूज़ लेंगे, और वो जो रिव्यूज़ हम लोग ले रहे हैं उसको हम लोग सेग्रीगेट करेंगे मॉड्यूल बाय मॉड्यूल। अब सपोज मॉड्यूल 1 जो है उसके ऊपर मुझे 100 रिव्यूज़ मिले हुए, तो वो 100 रिव्यूज़ को मैं प्रायोरिटी लिस्ट में डालूंगा। प्रायोरिटी लिस्ट का मतलब होता है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिव्यू है, मतलब रिव्यू मीन्स आपके प्रोजेक्ट में वो अगर कुछ चेंजेस अगर रिक्वायर्ड है, अपडेशंस अगर रिक्वायर्ड है, मॉडिफिकेशन अगर रिक्वायर्ड है, वो आपको सजेस्ट करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, वो जो भी रिव्यूज़ हम लोगों को मॉड्यूल 1 पे मिले हैं उसको हम लोगों ने प्रायोरिटी लिस्ट में डाला। सो जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिव्यू है जो आपको अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना ही पड़ेगा, जिसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, हाईएस्ट लेवल पे रखेंगे, बराबर है, उसका प्रायोरिटी हाईएस्ट रहेगा, और वो चेंजेस हम लोग अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई करेंगे। और जिसका प्रायोरिटी लीस्ट रहेगा उसको, वो रिव्यू को हम लोग लास्ट में रखेंगे। वो हम लोग फिर अगर मेंटेनेंस टास्क में या कभी अगर ज़रूरत पड़ा तो वो रिव्यू पे हम लोग काम करेंगे, एल्स वो रिव्यूज़ को हम लोग एज इट इज़ छोड़ देंगे। सो रिव्यू यूजुअली हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एनी डिविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मीन्स द क्वालिटी ऑफ योर सॉफ्टवेयर। देन रिव्यूअर सजेस्ट वेज टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी, या आपका ओरिजिनल जो प्रोडक्ट है उसको आप कैसे बेटर क्वालिटी वे में कंप्लीट कर सकते हैं। रिव्यू मीटिंग होगा, जिसको हम लोग किक ऑफ मीटिंग भी बोलते हैं बहुत बार। तो किक ऑफ मीटिंग में बेसिकली क्या होगा कि आपके पास ज़्यादा वो प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, और आपके सजेशंस या रिव्यूज़ आए हुए हैं, आपको सिमिलर प्रोडक्ट बनाने का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम लोगों ने इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बुलाया हुआ है, और ये जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो है ना, वो फिर आपको रिव्यू प्रोवाइड करेंगे, और वो रिव्यूज़ को देन हम लोग इनकॉर्पोरेट करने की ट्राई करेंगे इन दी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स। और उसके बाद में अलग से आप अगर देखेंगे तो आपके पास अलग से सर्टन पर्सन्स रहेंगे जो आपने सजेस्टेड रिव्यूज़ अपने प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में इम्प्लीमेंट किए कि नहीं, उसका कंटिन्यूस अपडेट लेते रहेंगे। तो रिव्यू पार्टिसिपेंट्स gains good understanding of the working product under a review, make it easier for them to interface or to use work product in their work।
ठीक है। तो रिव्यू रोल किसके रहेंगे, एक मॉडरेटर रहेगा। ऑफ कोर्स मॉडरेटर का मतलब क्या है, अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो मॉडरेट कौन करेगा, प्रोफेसर मॉडरेट करेंगे, तो वो रिव्यू करेंगे आपके प्रोजेक्ट को। तो एक मॉडरेटर रहेंगे जो कौन से टाइम पे आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, कब कब आपके मीटिंग्स रहेंगे प्रोफेसर के साथ में, जब आप अपना प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस सबमिट करेंगे, बराबर है। और कहाँ कहाँ पे अगेन चेंजेस की ज़रूरत है, कहीं पे अगर और कुछ मॉडिफिकेशन कुछ अपडेशंस की ज़रूरत है, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे काम करेंगे। देन एक रिकॉर्डर रहेगा। रिकॉर्डर का मतलब क्या है, जो जो डिफेक्ट्स हम लोगों को मिले हैं वो डिफेक्ट्स को ये पर्सन रिकॉर्ड करके रखेगा, बराबर है। नाम से पता चल रहा है रिकॉर्डर क्या करेगा, रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। किसके रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, डिफेक्ट्स विच वी हैव फाउंड इन आवर प्रोजेक्ट। देन नेक्स्ट वी हैव रिव्यूअर। रिव्यूअर का मतलब क्या रहेगा, प्लानिंग है हम लोग के पास, प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं हम लोग, प्रोजेक्ट प्लानिंग के हिसाब से हम लोग प्रिपेयर करेंगे। प्लानिंग हम लोगों को ऑलरेडी पता है प्लानिंग क्या होगा, उसके हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, प्रिपरेशन चालू किया। क्योंकि अभी आपको इतने लोग हम लोगों ने टीम अपॉइंट किया है जो ये इसके ऊपर प्रिपरेशन काम चालू करेंगे। देन रिव्यू मीटिंग रहेगा जिसमें वापस अगर एग्जिस्टिंग आपका जो प्रिपरेशन है उसमें वापस अगर कोई चेंजेस सजेस्ट होते हैं तो वो, और अगर वो चेंजेस सजेस्ट होते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट अगर है तो देन आपका रीवर्क होगा एग्जिस्टिंग जो प्लानिंग है उस पर, और उसका फॉलोअप चलते रहेगा कि जो भी सजेशंस बोले थे, जो भी चेंजेस बोले थे वो आपने सक्सेसफुली अप्लाई किए। ओके, नेक्स्ट इफ यू सी नेक्स्ट इफ यू नोटिस वी हैव प्रोजेक्ट टर्मिनेशन रिव्यू। मतलब प्रोजेक्ट टर्मिनेशन, आपका प्रोजेक्ट एग्जैक्टली एंड कब होगा ये हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं। तो प्रोजेक्ट टर्मिनेशन प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक एज वेल एज जो पास्ट के आपके जो प्रीवियस प्रोजेक्ट के सक्सेस रहेंगे। इससे हम लोग को पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन से पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, कभी आप वो प्रोजेक्ट को आगे डेवलप कंटिन्यू करेंगे या फिर कभी आप मेंटेनेंस फेज में उसको चालू करेंगे। तो प्रोजेक्ट टर्मिनेशन इट नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि प्रोजेक्ट फेल या प्रीमेच्योर लेवल पे आपने प्रोजेक्ट खत्म किया तभी प्रोजेक्ट टर्मिनेट होगा। कभी कभी सक्सेसफुल कंप्लीशन जो होता है उसको भी हम लोग प्रोजेक्ट टर्मिनेशन बोलते हैं। अब कौन से प्रोजेक्ट टर्मिनेशन के रीजंस रहेंगे, सबसे पहले तो आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया तब आपका प्रोजेक्ट टर्मिनेट होगा। इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट है तो जितने रिक्वायरमेंट थे उतना पार्ट आपने बना दिया, अब आगे के रिक्वायरमेंट्स नहीं है तो आप क्या करोगे, प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो रिसोर्सेज, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्स या ह्यूमन रिसोर्स जो रिक्वायर्ड है, डेवलपर डिजाइनर्स, वो आपके पास नहीं है। सम की टेक्नोलॉजीज जिस पे आप काम कर रहे हो वो की टेक्नोलॉजीज से आप ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, बराबर है, वो टाइम पे हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे। इकोनॉमिक मतलब आपका उतना बजट नहीं है अभी, पहले जो मार्केट में जो स्टार्टिंग में आपने प्रोजेक्ट चालू किया सपोज, वो टाइम पे जितने आपको बजट जो था, जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो अलग थी। अब कोरोना सिचुएशन आ गया तो अभी इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो गया, तो स्टार्टिंग में क्लाइंट जितना पे करने के लिए रेडी था अब वो उतना पे करने के लिए रेडी नहीं है। तो मार्केट कंडीशंस जो है वो चेंज हो गए, तो उसके हिसाब से आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो कभी तभी भी हम लोग बहुत बार ये करेंगे कि अभी क्लाइंट जो है वो पूरा पे करने के लिए रेडी नहीं है, तो वो जितना पे कर सकता है उसके हिसाब से प्रोजेक्ट में जितना डेवलपमेंट हो सकता है उतना हम लोग डेवलप करके बाकी प्रोजेक्ट को टर्मिनेट कर देंगे। सो प्रोजेक्ट टर्मिनेशन में क्या होगा, प्रोजेक्ट का सर्वे होगा, एक इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे हम लोग, बराबर है, एक ब्रीफ मीटिंग होगा जिसमें हम लोग बता देंगे कि एक्चुअल जो हम लोग को प्रोजेक्ट बनाना था उसका लिमिट क्या है, कितना प्रोजेक्ट बना हुआ है, अगर कोई एक पार्ट नहीं बना है तो उसके XYZ रीजंस क्या है, ऊपर के जो हम लोगों ने रीजंस डिस्कस किए उसमें से, बराबर है। फाइनल प्रोजेक्ट का रिव्यू होगा जितना हम लोग अभी क्लाइंट को सबमिट करने वाले हैं वो, एंड फाइनली फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग पब्लिश करेंगे। सो दिस इज़ आवर पार्ट, और उसके बेस के ऊपर हम लोग ज्ञान चार्ट बनाएंगे। ज्ञान चार्ट का मतलब क्या होता है हम लोग को सबको पता है, आप अपने प्रोजेक्ट के लिए भी ज्ञान चार्ट बनाएंगे कि कौन पर्सन, जैसे यहाँ पे गेविन है, वो क्या कर रहा है, मॉड्यूल ए को कोड एंड टेस्ट कर रहा है, तो कौन से दिन से उसने वो बनाना कोड करना चालू किया, और वाइट पार्ट इंडिकेट कर रहा है कब से उसने टेस्ट करना चालू किया। देन पर्डी है, वो भी मॉड्यूल बी को कोड एंड टेस्ट कर रहा है, जस्टिन मॉड्यूल सी को कोड एंड टेस्ट कर रहा है। तो बहुत बार क्या होता है, सर्टन मॉड्यूल्स के कोड जो है वो उन्होंने रेडीमेड उठा के रखे, तो वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कितने कोड उन्होंने बना लिए, कितने टाइम में बनाया है, कितना ज़्यादा टाइम लगा है उनको, अगर ज़्यादा टाइम लगा है तो उसके रीजंस क्या है,
है ना। तो बेसिकली टाइम टेबल होगा, ये आपका ज्ञान चार्ट जो है वो टाइम टेबल रहेगा कि कौन से पर्सन कौन से मॉड्यूल पे। सर वॉइस ग्लिच हो रहा है। ओके, ओके, आई होप अब नहीं होता रहेगा। एम आई क्लियर नाउ? यस सर। ओके, सो ज्ञान चार्ट बेसिकली आपको बताएगा कि कौन से डेवलपर्स ने कौन से टास्क कब चालू किए और कब कंप्लीट किए। इसका पूरा डिटेल जो है वो ज्ञान चार्ट में मिलता है। आपके प्रोजेक्ट में भी कब आपने डॉक्यूमेंटेशन चालू किया, डॉक्यूमेंटेशन में रिक्वायरमेंट गैदरिंग कब चालू किया, एनालिसिस कब किया, फिजिबिलिटी स्टडी आपने कब चालू किया, कब कंप्लीट किया, कोडिंग आपने कौन से मॉड्यूल्स का कब से चालू करके कब ख़त्म किया, ये पूरा डिटेलिंग होता है। इसको ज्ञान चार्ट बोलते हैं। आप सब अपने प्रोजेक्ट में भी बनाएंगे, वो सेम हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सो वो देखो, वो सिमिलर ज्ञान चार्ट है कि आपको आज के दिन पे, जैसे ये गेविन, पर्डी, जस्टिन, स्पेंसर, अमेंडा, ये जो भी लोग हैं, ये सबको आज के दिन में सपोज कंप्लीट करने थे अपने टास्क। तो ये जो लाइन अगर आप देखेंगे ना, तो ये लाइन आपको क्या बता रहा है, गेविन जो है इसने अपना काम डिले कर दिया है, पर्डी ने टाइम के पहले अपना काम ख़त्म कर दिया, सेम वे जस्टिन ने भी टाइम के पहले काम ख़त्म कर दिया, एंड स्पेंसर जो है ये इसका काम डिले हो गया। तो इसके कोई भी XYZ रीजंस हो सकते हैं। तो वो हम लोग को ज्ञान चार्ट से पता चला कि आज के दिन में कंप्लीशन था और कितने लोगों ने वो काम ख़त्म किया है, कभी ख़त्म किया है, डिले हुआ है, तो उसके रीजंस क्या है वो भी हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। और सेम वे हम लोग टाइमलाइन बताते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सॉरी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्लान टाइम है कि वो कौन से वीक के कौन से दिन से हम लोग को क्या टास्क चालू करना था और एक्चुअल में कभी चालू हुआ, वो हम लोग यहाँ से बता रहे हैं। तो सपोज थर्ड वीक का जो ट्यूसडे है, तब से हम लोगों को एनालिसिस एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है आपका, उसका एनालिसिस चालू करना था। और एग्जैक्टली थर्ड वीक से ही, एक्चुअल में भी थर्ड वीक से ही हम लोगों ने वो काम चालू किया। ओके, देन प्लान क्या था कि फिफ्थ वीक का जो फ्राइडे या सैटरडे, तब से हम लोग अपना नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, यूज़र के साइड से रिक्वायरमेंट गैदरिंग काम चालू करेंगे, बराबर है। और वो कब तक चलेगा आपका, सिक्स्थ वीक का वेडनेसडे थर्सडे तक, बराबर है। ये आपका लाइन दिया हुआ है। लेकिन हम लोगों का वो काम डिले होके एक्चुअल में चालू कब से हुआ, वो सिक्स्थ वीक का ही कोई तो एक दिन से। देन सेम वे अगर आप देखेंगे सेवेंथ वीक का वेडनेसडे से, ओके, सेवेंथ वीक का जो वेडनेसडे है, तब से हम लोगों को ऑफिस लेआउट के ऊपर काम चालू करना था, जो एथ वीक का फ्राइडे या सैटरडे तक जाने वाला था। और एक्चुअल में हम लोगों ने वो काम सिक्स्थ वीक के एंड पे ही चालू कर दिया, मतलब काफ़ी जल्दी चालू किया, या डिले भी हो सकता है। सो आई होप आपको समझ में आया ये डायग्राम क्या बता रहा है। प्लान आपने कब किया था और एक्चुअल में वो प्लानिंग ऑन टाइम हो रहा है कि नहीं, उसका आपको यहाँ पे बता था। देन कॉस्ट मॉनिटरिंग, एज नेम सजेस्ट, आप क्या काम कर रहे हो और उसको वो अंडर बजट जा रहा है, ओवर बजट जा रहा है ना, क्या डिफरेंस है, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे फोकस करते हैं हम लोग। तो अ प्रोजेक्ट कुड बी लेट बिकॉज ऑफ स्टाफ ओरिजिनली कमिटेड हैव नॉट बीन डिप्लॉयड, एक ये काम हो सकता है। दूसरा क्या बोला है, बिहाइंड टाइम बट अंडर बजट, हम लोग टाइम के पीछे है, बराबर है, लेकिन बजट आपका अंडर बजट है। आप उसमें और एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करेंगे तो आपका लॉस होने के चांसेस है। कभी कभी आपका प्रोजेक्ट ओवर बजट हो सकता है। ये सारे पॉइंट्स पे हम लोग फोकस करते हैं। कितना टाइम आप टाइम पे है या टाइम से पीछे है प्रोजेक्ट कंप्लीशन में, ओवर बजट है, अंडर बजट है। अंडर बजट मतलब आपका खुद का कॉस्टिंग ज़्यादा जा रहा है और उसके सामने आपको जो पैसे मिल रहे हैं वो बहुत कम है। अर्न वैल्यू एनालिसिस, तो प्लान वैल्यू हम लोग यहाँ पे देखेंगे। प्लान वैल्यू मतलब बजटेड कॉस्ट टाइम टेबल के हिसाब से। तो ओरिजिनल आपके एस्टिमेट क्या थे वो प्रोजेक्ट के, कि जिसमें कितना टास्क आपको कंप्लीट करना था और उसके लिए कितने एफर्ट लगने वाले थे। और अर्न वैल्यू में हम लोग देखते हैं कि बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, मतलब काम होने के बाद में हम लोग वेरीफाई करेंगे। प्लान वैल्यू मतलब हम लोगों ने ऊपर डायग्राम देखा, ये प्लान टाइम है, बराबर है, और एक्चुअल टाइम है। तो ये प्लान वैल्यू है, ये अर्न वैल्यू है। मतलब आपने प्लान किया था कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो 3 मंथ्स में हो जाएगा और उसका कॉस्टिंग सिर्फ 10 lakhs होगा,
लेकिन अर्न वैल्यू से हम लोगों को पता चलेगा कि वो 3 मंथ्स में हुआ क्या। अगर 3 का 4 मंथ्स अगर हुआ है तो उसके हिसाब से 10 लाख का 11-12 हुआ है या 10 लाख के अंदर ही हुआ है, वो देखते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है अकाउंटिंग कन्वेंशन। सो अकाउंटिंग कन्वेंशन का मतलब क्या है? वर्क कंप्लीटेड अलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो अब मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ XYZ क्लाइंट के लिए, तो 50% पेमेंट आप मुझे प्रोजेक्ट स्टार्टिंग पे दोगे और 50% बाकी का जो आप पैसा जो बचा है वो आप प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे दोगे, या फिर अभी कोई पेमेंट नहीं होगा, 100% प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे होगा, या फिर 75% प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में होगा, 25% प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे होगा, या फिर हम लोग माइलस्टोन के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर मेरे प्रोजेक्ट में 10 यूनिट्स है तो ऑन कंप्लीशन ऑफ एवरी यूनिट आप मुझे 1 लाख पेमेंट दोगे। सपोज अगर टोटल आपका प्रोजेक्ट का पेमेंट अगर 10 लैक्स का है जिसमें 10 यूनिट्स है, तो ऑन कंप्लीशन ऑफ एवरी यूनिट आप मुझे 1 लाख पे करोगे। तो ऐसे आप 10 टाइम्स पे करेंगे, या यूनिट प्रोसेस्ड कितना होता है उसके बेस के ऊपर होगा, है ना। तो ये अलग अलग पॉइंट्स हैं आपके। अर्न वैल्यू एग्जाम्पल में क्या होगा? स्पेसिफिक मॉड्यूल आपको 5 दिन में करना था, बराबर है, कोड आपको 8 दिन में करना था, टेस्टिंग के लिए 6 डेज थे अभी। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द डे हम लोगों ने क्या बोला है? प्लान वैल्यू आपका था 19 दिन का, ठीक है, एवरीथिंग बट टेस्टिंग कंप्लीटेड। तो अर्न वैल्यू आपका कितने दिन में हुआ? 13 डेज, मतलब 19 से 13, मतलब आप टाइम से पहले काम खत्म कर लिया। तो शेड्यूल अराइवेंस हम लोग क्या बोल रहे हैं? अर्न वैल्यू माइनस प्लान वैल्यू। तो अर्न वैल्यू आपका कितना है? 13 है, प्लान वैल्यू आपका कितना है? 19 है। तो आपके पास कितना दिन कम लगा उसमें, वो हम लोग बता रहे हैं। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ें बताते हैं कि अर्न वैल्यू एनालिसिस एक्चुअल कॉस्टिंग के हिसाब से क्या है। एक्चुअल कॉस्टिंग इज नोन एज द एक्चुअल कॉस्ट, जहाँ पे हम लोगों ने काम करने पे कितना टाइम लगा। ओके, तो स्पेसिफिक मॉड्यूल एक्चुअली टुक्स प्लेस लाइक 3 डेज, कोडिंग के लिए आपको 4 दिन लगे, तो एक्चुअल कॉस्ट आपका कितना हुआ? 7 दिन का हुआ, बराबर है। तो कॉस्ट वेरिएंस कितना हुआ? 6 दिन आपको एक्स्ट्रा लगे। 6 दिन एक्स्ट्रा लगने का मतलब है उतना आपका जो उसका बजट था वो इंक्रीज हो गया, बराबर है। सो ये आपके बेसिक वैसे ही पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे कोई बड़ा मैथ्स नहीं है, सिंपल वही हम लोगों ने रखा हुआ है कि ओके प्लानिंग इतना दिन का किया था, इतना दिन ज़्यादा गया, इतने लोग ज़्यादा ऐड हो गए, तो फिर आपका बजट में कितना चेंज हुआ। टाइम वेरिएंस, डिफरेंस बिटवीन द टाइम व्हेन स्पेसिफाइड अर्न वैल्यू शुड हैव बीन रीच्ड एंड टाइम इट एक्चुअली डिड रीच। तो मैंने बोला था कि 3 महीने में हो पाएगा, लेकिन जब हम लोगों का एक्चुअल कंप्लीशन हुआ तो वो टाइम पे कितना टाइम था, वो हम लोग यहाँ पे पॉइंट पे फोकस करते हैं। वो सेम चीज़ यहाँ पे दिया है, देखो फॉर एग्जाम्पल अर्न वैल्यू जो है वो आपका 19,000 है, बराबर है, जो 1 अप्रैल को कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन रियल में वो कंप्लीट कब हुआ? 1 जुलाई को, मतलब 3 महीना लेट हो गया। तो 3 महीने लेट होने का मतलब है कि ये जो आपने प्लान अर्न वैल्यू में आपने जो मनी लिखा है यहाँ पे, उसमें भी कहीं ना कहीं कोई चेंजेस होने चाहिए ना, वो भी देखेंगे हम लोग, बराबर है, वो होगा ये चार्ट। तो यहाँ पे वही चार्ट बता रहा है, एक्टिविटी असेसमेंट शीट है ये। तो हम लोग ऊपर देखो, यहाँ पे हम लोगों ने वीक नंबर्स लिखे हुए हैं और उसके साथ कौन से एक्टिविटीज़ आपके काम कर रहे हैं, और वो एक्टिविटीज़ का स्टेटस ग्रीन, एम्बर, रेड क्या है वो हम लोग बताते हैं। जैसे 13th वीक है जिसमें हम लोगों के एक्टिविटी कौन से है? स्क्रीन हैंडलिंग प्रोसीजर है, तो वो कौन से जोन में चल रहा है? ग्रीन जोन, मतलब सारे एक्टिविटीज़ ऑन टाइम चल रहे हैं। देन 14th वीक में आते आते स्क्रीन हैंडलिंग वाला जो पार्ट है वो एम्बर जोन में आ गया, मतलब आप बफर जोन का 66% यूज़ करके अपना काम कंप्लीट करने की ट्राई कर रहे हैं। देन 15th वीक में भी वो स्क्रीन हैंडलिंग प्रोसीजर अगेन एम्बर जोन में आ गया, देखो यहाँ पे। देन 16th वीक पे आते आते वो वापस ग्रीन जोन में आ गया। सेम वे फाइल अपडेट कोई प्रोसीजर्स आप अपने प्रोजेक्ट में कर रहे हैं, वो स्टार्टिंग में 2 वीक तक तो ग्रीन जोन में चल रहा है, देन 15th वीक पे वो अचानक रेड जोन में आ गया और 16th वीक पे वो वापस एम्बर जोन में आ गया। तो वैसे ही यहाँ पे आपके सारे एक्टिविटीज़ है और वो कौन से वीक पे कौन से जोन में है, मतलब कौन से वीक पे वो ऑन टाइम कंप्लीट हो रहे हैं, कौन से वीक पे वो ऑन टाइम कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स पे यहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं। ओके, और ऐसा ही सेम चार्ट आपको भी बनाना पड़ेगा। सो आप ये ध्यान से देख लो, एक्टिविटी असेसमेंट रिपोर्ट या शीट बोलते हैं इसको। ओके, 5 मिनट्स ब्रेक, 12:15 से वापस कंटिन्यू करते हैं हम लोग। लेट्स कंटिन्यू गाइस। सो आगे कंटिन्यू करता है। नेक्स्ट जो है वो है प्रायोरिटाइजिंग मॉनिटरिंग, मतलब कौन से एक्टिविटीज़ आपने प्रायोरिटी लिस्ट में डाले हैं, क्रिटिकल पाथ आपने डिफाइन किए हुए हैं और वो क्रिटिकल पाथ को आप प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। बिकॉज बेसिकली क्या होगा, अगर क्रिटिकल पाथ के एक्टिविटीज़ अगर डिले होंगे तो आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट डिले होने के चांसेस होते हैं। सो दैट्स वाई व्हाट वी टॉक अबाउट इज क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज़
विथ नो फ्री फ्लोट, मतलब जो टाइम पे चालू करना है वही टाइम पे आपको ख़त्म भी करना है, जो स्पेसिफाइड टाइम टेबल में दिया रहेगा, शेड्यूल रहेगा उसका वो। एंड ये टाइम पे हम लोग स्क्रम का स्प्रिंट वाला जो पार्ट है, स्प्रिंट मीटिंग फॉलो करता है ये टास्क को ऑन टाइम कंप्लीट करने के लिए। सो इफ डिलेड लेटर डिपेंडेंट एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो डिलेड। बहुत सिंपल है, बिकॉज क्रिटिकल पाथ या फिर ऐसे एक्टिविटीज़ जिसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल सकता, वो अगर डिले होंगे तो उसके डिपेंडेंट आगे के दूसरे सारे एक्टिविटीज़ आपके डिले हो जाएंगे। सो दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। नाउ एक्टिविटीज़ विथ लेस देन अ स्पेसिफाइड फ्लोट, देन लास्ट में उसको हम लोग फॉलो करेंगे। हाई रिस्क एक्टिविटीज़ को हम लोग कब कंप्लीट करेंगे, ये सारे प्रायोरिटी लिस्टिंग रहेंगे और उसी का एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, गेटिंग बैक ऑन ट्रैक, मतलब आपका प्रोजेक्ट डिले हो गया या डिले होने वाला है या फिर ओवर टाइम आप कराएंगे सो दैट प्रोजेक्ट डिले ना हो, या अगर थोड़ा डिले हुआ है तो वो उतने ही डिले के साथ में विथ मिनिमम डिले आपका प्रोजेक्ट ऑन टाइम कंप्लीट हो जाए। या फिर कभी कभी अगर आपका प्रोजेक्ट रेड जोन में चले गया, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपका प्रोजेक्ट अगर 3 मंथ्स का है और उसमें आपने एक्स्ट्रा 1 मंथ एज अ बफर जोन रखा है, लेकिन अभी 99% ऑफ दैट बफर जोन, मतलब 3 महीने के आगे 4th मंथ भी पूरा यूटिलाइज करने के बाद भी आप वो प्रोजेक्ट ऑन टाइम कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो वो टाइम पे हम लोग रीनिगोशिएट करेंगे डेडलाइंस का क्लाइंट के साथ में। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ट्राई टू शॉर्टन द क्रिटिकल पाथ, जहाँ पे हम लोग अपने जो वर्कर्स है, अपने एम्प्लॉयज़ हैं, उनके पास ओवर टाइम कराएंगे, दूसरे प्रोजेक्ट से थोड़े टाइम के लिए दूसरे एक्स्ट्रा स्टाफ को हम लोग यहाँ पे रीअलोकेट कर देंगे। या फिर हम लोग के पास अगर स्टाफ नहीं है, स्किल्ड स्टाफ एक्स्ट्रा, तो हम लोग बाहर के जो हम लोग के दूसरे कंपनीज है वहाँ से टेम्पररी हम लोग एक्स्ट्रा स्टाफ को यहाँ पे बाई करेंगे। ओके, ओवरलैप विद द एक्टिविटी सो दैट स्टार्ट ऑफ वन एक्टिविटी डज नॉट हैव टू वेट फॉर कंप्लीशन ऑफ अनदर एक्टिविटी। सो हम लोग ऐसे एक्टिविटीज़ चालू करेंगे जो दूसरे एक्टिविटी पे डिपेंड नहीं करते हैं, तो उससे क्या होगा, सारे अपने इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ पे काम कर सकते हैं, है ना। एक्टिविटीज़ को हम लोग स्प्लिट कर देंगे अगर काफ़ी बड़ा है तो। ये सारे पॉइंट्स जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए वो यहाँ पे आपको बॉक्स में दिया हुआ है उसका एक्सप्लेनेशन। देन एक्सेप्शन प्लानिंग, क्या बोला है, सम चेंजेस कुड अफेक्ट। बहुत बार क्या होता है कि आपने कुछ चेंजेस किए, अब वो चेंजेस जो है उसकी वजह से क्या हुआ, यूज़र जो है वो यूज़र को जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था शायद वो अचीव नहीं हो पाया, बिजनेस केस आपका चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल कॉस्ट इंक्रीज रिड्यूसिंग द पोटेंशियल प्रॉफिट ऑफ डिलीवर्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, है ना। नेक्स्ट क्या बोला है, दिस चेंजेस कुड ऑल्सो भी डिलीवरी डेट में हो सकता है, प्रोजेक्ट के स्कोप में आपने चेंजेस कर दिए, तो पहले जो आपने बोला था उसमें अभी आपने और मॉडिफिकेशन कर दिए, रिक्वायरमेंट चेंज हो गया बेसिकली, और उसके बेस के ऊपर कॉस्ट में भी चेंज हो गया। तो इन दिस केसेस एक्सेप्शन रिपोर्ट इज़ नीडेड, मतलब एक्सेप्शनल केसेस है ये। स्टार्टिंग में हम लोगों ने सोचा नहीं था कि प्रोजेक्ट आपका जो है उससे और बड़ा हो जाएगा, या जो हम लोगों ने कॉस्टिंग दी है वो कॉस्टिंग बड़ा हो जाएगा, या डिलीवरी डेट चेंज हो जाएगा, तो दिस आर द एक्सेप्शन रिपोर्ट्स। सो फर्स्ट स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, राइट एन एक्सेप्शन रिपोर्ट फॉर स्पॉन्सरर्स, बराबर है, मतलब जो प्रोजेक्ट के लिए जो पूरे रिस्पॉन्सिबल है, जो आपको पेमेंट करने वाले हैं, उनको एक्सप्लेन करो कि क्या प्रॉब्लम है, किसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट का स्कोप चेंज करना पड़ रहा है, डिलीवरी डेट चेंज करना पड़ रहा है या कॉस्ट चेंज करना पड़ रहा है ना। और उसके हिसाब से फिर हम लोग रिजॉल्व करेंगे वो प्रॉब्लम को डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करके। सेकेंड स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली स्पॉन्सर सिलेक्ट्स एन ऑप्शन, बराबर है, जो भी आपने उनको ऑप्शन दिए उसमें से प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो एक्सेप्शन प्लानिंग जो है उसको इम्प्लीमेंट करना चालू करेगा, सो दैट अभी नेक्स्ट टाइम जब आपने रीनिगोशिएट किए डेडलाइंस अगर कस्टमर के साथ में, तो वो रीनिगोशिएटेड डेडलाइंस तो एटलीस्ट आप इजीली अचीव कर पाओ। चेंज कंट्रोल बहुत सिंपल है, एक लिमिट के आगे हम लोग प्रोजेक्ट में चेंजेस अलाउ नहीं करेंगे, बिकॉज अगर आपके जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें बहुत ज़्यादा अगर चेंजेस हो गए तो भी आपका प्रोजेक्ट जो है उसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाएगा। मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल रिपोजिटरी मास्टर कॉपी एक मेंटेन करेंगे सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन के साथ में। उसके आगे एक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर हमेशा चलते रहेगा जो डिफाइन करेगा कि ओके ये लिमिट तक का चेंज ही हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ये लिमिट के आगे अगर चेंजेस गए तो आपका प्रोजेक्ट का डेडलाइन, कॉस्ट एज वेल एज स्कोप तीनों चेंज हो सकते हैं, है ना। एंड मेंटेनेंस में भी हम लोग रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते रहेंगे जिससे पता चलेगा कि कितने चेंजेस अप्लाई हुए वो है। टिपिकल चेंज कंट्रोल प्रोसेस क्या चलेगा, वन और मोर यूज़र माइट परसीव कि हम लोगों को कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट में चेंज करने की ज़रूरत है जो करंट प्रोजेक्ट बन रहा है। यूज़र मैनेजमेंट डिसाइड कि वो चेंज वैलिड है, वर्थवाइल है और वो आगे पास करनी चाहिए या नहीं, बिकॉज डेवलपमेंट टीम को जब आप पास करेंगे तो उसके हिसाब से उनका टाइम भी बढ़ जाएगा, उनको एक्स्ट्रा डेवलपर्स माइट पॉसिबल कि ऐड करने पड़े,
कॉस्ट बढ़ जाएगा, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स भी हम लोग देखेंगे, वैलिड है, वर्थवाइल है, तो ही हम लोग आगे पास करेंगे उसको। डेवलपर असेस करेगा कि प्रैक्टिकली जो भी आप उनको रिक्वायरमेंट चेंज करके चेंज रिक्वायरमेंट दे रहे हो वो डिफाइंड कॉस्ट में पॉसिबल है क्या डेवलप करना। अगर नहीं है तो फिर वो आपको रीनिगोशिएट करने बोलेंगे। अगर वो हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज जो भी आपने चेंजेस बोले वो फिर प्रोजेक्ट पे अडॉप्ट नहीं होंगे। देन डेवलपमेंट रिपोर्ट बैक करेगा यूज़र मैनेजमेंट को, बराबर है, कि वो ऑन कॉस्ट जो भी है वहाँ पे कितना चेंजेस होगा। देन डिसाइड यूज़र डिसाइड करेगा कि वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट हम लोग को आ रहा है वो हम लोग बेयर कर सकते हैं, हम लोग के बजट में है, देन इट्स फाइन। One or more users developers are authorized to make copies of the component to be modified, जहाँ जहाँ पे changes करने, है ना। then copy modified after initial testing, हम लोग एक टेस्ट वर्जन जो है वो रिलीज़ करेंगे, यूज़र उसको यूज़ करेगा और अगर उसको लगता है कि हाँ उसने जो एक्सपेक्टेशंस किए थे उससे वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर प्रोजेक्ट है तो एक्सेप्टेंस टेस्ट क्लियर हो जाएगा, एल्स एक्सेप्टेंस टेस्ट जो है वो आपका फेल हो जाएगा। when users are satisfied then operational release ऑथोराइज्ड मास्टर कॉन्फ़िगरेशन आइटम अपडेट, है ना। ये सारे पॉइंट्स हैं हम लोग के। देन नेक्स्ट अगर आप देखेंगे सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, SCM क्या बता रहा है। SCM कंसर्न विद ट्रैकिंग एंड कंट्रोलिंग चेंजेस इन द सॉफ्टवेयर। डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस एनवायरनमेंट क्या है वो देखेंगे हम लोग। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन मतलब आपके सॉफ्टवेयर में कितने मॉड्यूल्स रहेंगे, कितने एक्टिविटीज़ रहेंगे, वो एक्टिविटीज़ दूसरे कौन से एक्टिविटीज़ के साथ कम्युनिकेट करेंगे, आप अपने सॉफ्टवेयर को मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे कहाँ कहाँ पे एक्सेस करोगे, कौन से दूसरे डेटाबेस जो है वो यहाँ पे कनेक्ट होंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस लाइक ओरेकल का डेटाबेस हो सकता है, या फिर MS SQL का डेटाबेस हो सकता है, एक्सेल शीट्स हो सकता है। ये सबको आप आपस में कैसे कंबाइन करेंगे। उसके आगे डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस एनवायरनमेंट कैसे काम करेगा। आपने जो बहुत सारे प्रोडक्ट जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में ऐड किए उसमें कंटिन्यूअस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसे होते जाएंगे वैसे एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में भी आपको चेंजेस अप्लाई करने पड़ेंगे। लाइक स्टार्टिंग में आपने सिर्फ एक वेबसाइट बनाया था, अब आप मोबाइल ऐप बना रहे, अब वो मोबाइल ऐप को आप क्लाउड बेस्ड सपोर्ट दे रहे हैं सो दैट यूज़र्स जो भी है वो इजीली वेबसाइट एंड मोबाइल दोनों से डेटा इजीली क्लाउड से एक्सेस कर पाए। सर वॉइस ब्रेक हो सर रहा है। आपका आवाज बराबर नहीं आ रहा है। ओके Is it clear now? Hello? Is it clear? Guys, am I audible? हाँ सर अभी बराबर है। क्या है, मैं अभी जो लोकेशन पे हूँ ना वहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा है, तो अगर आपको कोई जो मैं स्टेटमेंट्स बोल रहा हूँ अगर मिस हो रहा है तो यू कैन आस्क। अगर बहुत ज़्यादा अगर मिस हो रहा है तो आप एक बार वापस जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो भी आप एक बार चेक कर लेना वापस, अगर कोई भी प्रॉब्लम है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना हो सके हम लोग आपके जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ मिस ना हो, बट इसके लिए अगेन मैं ये लेक्चर्स रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो बाई चांस अगर आपका ये मिस होता है ना तो प्लीज़ आप एक बार जाके वो रिव्यू कर लेना लेक्चर्स। ओके, अब सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। कॉन्करेंट एक्सेस हो सकता है बहुत बार, है ना, मतलब एक साथ मल्टीपल यूजर्स ट्राइंग टू एक्सेस और वर्क ऑन द सेम सॉफ्टवेयर एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम, तो उससे लोड या सॉफ्टवेयर पे स्ट्रेस बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो वो जो आपके सॉफ्टवेयर पे स्ट्रेस बढ़ रहा है उसको लिमिट या कंट्रोल करने के लिए आपको अगेन सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस करना पड़ेगा सो दैट हम लोग ज़्यादा यूज़र्स को अकोमोडेट कर पाए ऑन द सेम सॉफ्टवेयर। अपना सॉफ्टवेयर का हम लोग लिमिट या जो उसका कैपेसिटी है उसको बढ़ा सकें। जहाँ जहाँ पे चेंजेस है वहाँ पे हम लोग चेंजेस अप्लाई कर पाएंगे। सिस्टम अकाउंटिंग काम चलेगा। कहीं पे अगर कुछ वेरिएशन की ज़रूरत है वो प्रोजेक्ट स्टेटस जो है वो एक्यूरेट हम लोग बताएंगे कि कितना बना हुआ है, कहाँ पे हम लोग और अपडेट कर पाएंगे, कितने टाइम में कर पाएंगे, और वो अपडेट करने के बाद में उसके ऊपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कितना मिल सकता है। देन सिक्योरिटी वाइज हम लोग देखेंगे कि अनऑथोराइज एक्सेस हम लोग कितना कंट्रोल कर पाए। इज़ देयर एनी बैकडोर्स जिससे आपके जो सिस्टम्स है उसमें कोई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ये सब देखेंगे हम लोग। और लास्ट जो होगा वो है कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल। कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल में दो चीज़ें रहेंगे, रिजर्व द ओल्डर स्टेट ऑफ योर सॉफ्टवेयर, सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर चेंजेस यूज़र को अगर लगता है कि हम लोग नए सॉफ्टवेयर या नए चेंजेस के साथ में कंफर्टेबल नहीं है
तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस लेवल पे वापस रिस्टोर कर देंगे. सो जब तक यूज़र सॉरी कंफर्टेबल नहीं होता न्यू चेंजेस के साथ में, तब तक वो ओल्ड सिस्टम पे काम कर सकता है इजीली. ओके. और सर्टन चेंजेस जो है वो हम लोग फ्यूचर स्कोप के लिए रिजर्व रख सकते हैं. ये 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे. फॉर बेस्ट एग्जांपल देखो, फेसबुक या हम लोग जो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स भी यूज़ करते हैं ना, उस पर अगर वो सर्टन चेंजेस करते हैं प्रोफाइल में या और नए कोई एडवांस फंक्शंस अगर वो ऐड करते हैं, और वो एडवांस फंक्शंस में अगर ज़्यादा चेंजेस हुए एग्जिस्टिंग जो लेआउट होता है उनका उसमें, तो वो आपको हमेशा एक ऑप्शन देता है, गो बैक टू क्लासिक वर्जन. जीमेल में भी ये हुआ था, जब उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए थे लेआउट में, तो आपको हमेशा वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, दिस इज़ द अपडेटेड वर्जन ऑफ जीमेल, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल गो बैक टू दी क्लासिक वर्जन. तो आप वापस जाएंगे तो आपको सामने वही सेम ओल्डर वर्जन अवेलेबल रहेगा. तो रिस्टोर ऑप्शन हमेशा हम लोग के पास रहता है, जो रिस्टोर ऑप्शन हम लोग यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं. और ये रहने का मेन पर्पस क्या रहता है कि अगर यूज़र्स जब तक न्यू चेंजेस या न्यू कॉन्फ़िगरेशन के साथ में कंफर्टेबल नहीं है, तब तक उनको ऑप्शन दो कि वो पुराने वर्जन पे भी वर्क कर पाए, और धीरे धीरे आप फिर उनको लेके आओ नए वर्जन पे. ये बहुत ज़रूरी है. एक साथ अगर आप डायरेक्टली उनको स्विच कर दोगे नए वर्जन पे, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो फिर वो छोड़ देंगे उसको यूज़ करना है ना. देन दे विल फाइंड फॉर एनी अदर ऑल्टरनेटिव. वो ऑल्टरनेटिव फाइंड नहीं करना चाहिए. इसके लिए सारे स्टैंडर्ड जो कंपनीज है वो भी ये सेम सिनारियो, ये सेम पैटर्न फॉलो करते हैं. एंड हियर वी आर डन विथ चैप्टर 9. यूनिट 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज चैप्टर 10 मैनेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स. एज यू कैन सी कि हम लोगों का जो SPM का सिलेबस है नाउ यूनिट 4 एंड 5 बहुत छोटे से यूनिट्स है, तो यहाँ पे हम लोगों का बहुत इजीली सिलेबस हो जाएगा. सो बिफोर वी कंप्लीट विद आवर सिलेबस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखते रहो एक आध बार कि आपको कहाँ पे कुछ डाउट्स है, तो वो स्पेसिफिक पॉइंट्स हम लोग रिवाइज कर सकते हैं. आपको अपने प्रोजेक्ट स्पेसिफिक भी कोई टेक्निकल पॉइंट्स अगर पूछने हैं लाइक डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड, यू कैन आस्क दैट एज वेल, तो वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं. सो उसके हिसाब से कौन से टॉपिक में हम लोग के आपके प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट के लिए कैसे ये टॉपिक काम में आएंगे वो भी आपको पता चलेगा. ठीक है. और हम लोग का सिलेबस बहुत जल्दी इसके लिए ख़त्म हो रहा है बिकॉज मैं एक ही यहाँ स्क्रीन के सामने बैठ के बोले जा रहा हूँ. आप लोग सामने कितना सुन रहे कितना फोकस कर रहे हैं वो मुझे पता नहीं है. तो इंटरेक्शन जो है वो कम हो रहा है फ़िलहाल के लिए, एंड दैट्स वाई सिलेबस जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है. सो बेटर कि आप अपने साइड से वापस अगर कुछ डाउट्स है तो पूछो मुझे, सो दैट अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग वापस उसको रिवाइज कर सकते हो वो पॉइंट्स को. एंड हाँ, अगर आपने बहुत ज़्यादा लेक्चर्स मिस किए या अभी तक आपने पढ़ना चालू नहीं किया है, सो बेटर गो एंड रिवाइज ऑल द लेक्चर्स. इट इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब. आपको अलग से एक पूरा लिस्टिंग मिलेगा. जो हम लोग बीच में जो बहुत काम के पॉइंट्स जो डिस्कस करते हैं वो ही मैंने सिर्फ रिकॉर्ड किया हुआ है. सो यू कैन ईजिली रिवाइज दोज पॉइंट्स फ्रॉम देयर, वो बेटर रहेगा. एंड ये यूनिट 4 का हम लोग का छोटा सा पार्ट है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर पाएंगे. एंड इसके बाद मैं सिर्फ एक छोटा सा काम करूँगा. हम लोग को अगर टाइम परमिट होता है, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस लेक्चर, आगे का जैसा हम लोग का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में हम लोग 1-2 लेक्चर्स जो है वो हम लोग के यूनिवर्सिटी के जो पेपर्स है वो डिस्कस कर लेंगे. सो यूनिवर्सिटी का पेपर सोल्यूशन के PDF जो है वो मैंने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, आप जाके देख सकते हो. जो टेलीग्राम चैनल है आपको उस पर भी मिल जाएंगे. तो वो जो पेपर सोल्यूशंस है ना वो हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे, तो आपको इजीली पता चलेगा कि जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसके स्पेसिफिक क्वेश्चंस कैसे आते हैं. और सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैं आपको ट्राई करूँगा कि मैं आपको क्वेश्चन बैंक इसका प्रोवाइड करूँ, सो दैट अभी से आप इसके क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर कर लो. थियरी जैसा आपका चल रहा है उसके हिसाब से वो क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लो, तो उसके हिसाब से हम लोग आगे वो क्वेश्चंस को एक बुक में सॉल्व कर सकते हैं. एंड इसका रेफरेंस बुक जो है ये आपके पास ऑलरेडी होगा, मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है. ये जो नोट्स हैं वो भी मैंने वो रेफरेंस बुक को फॉलो करके ही बनाया. मतलब यूनिवर्सिटी ने जो बुक रेकमेंड किया है वो बुक की, वो रेफरेंस बुक की मैं बात कर रहा हूँ. तो रेफरेंस बुक में से ऑफ कोर्स आपको सारी चीज़ें पढ़ने नहीं रहता है. आप वो रेफरेंस बुक में से जो मैं क्वेश्चंस दूंगा वो क्वेश्चंस के आंसर्स वहाँ से आप फेच कर लो. अगर आपको ये नोट्स में से अगर आपको सारे प्रॉपर पॉइंट वाइज मैंने दिए हुए सारी चीज़ें, अगर आपको लगता है कि
ये जो पॉइंट वाइज मैंने चीज़ें दी है, इसमें अगर कहीं पे कोई पॉइंट अगर कम है तो आप गूगल करके उसके सर्टन डायग्राम्स ऐड कर सकते हैं अपने नोट्स में। सर्टन पॉइंट्स आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसके जो एग्जांपल्स आपको याद रहेंगे उसके बेस के ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप अभी से अपने नोट्स बनाना चालू करो। एंड डोंट कीप योर सेल्फ अंडर एन इम्प्रेशन कि आपका सेम 5 का एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होगा। ये नहीं होना है। हम लोग बहुत जल्दी कॉलेज में मिलने वाले हैं। ओके, सो आप समझो कि आपका जो सिलेबस है, हम लोगों का सिलेबस आई थिंक आगे रहेगा। सर आपका वॉइस ग्लिच हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, एक सेकेंड। आई होप आई एम ऑडिबल नाउ। यस सर। हाँ, सो देखो आपको करना क्या है बेसिकली। ओके, हम लोगों का सिलेबस ही आ गया है क्या कॉलेज में सारे सब्जेक्ट्स में? हाँ सर। यस सर। ओके, सो आप देखो कि ऑलमोस्ट अभी हम लोग 5th यूनिट पे पहुंच गए। आई मीन 4th यूनिट हम लोगों का और एक का आधा लेक्चर में आराम से 4th यूनिट कंप्लीट हो जाएगा एंड विल बी स्टार्टिंग विद यूनिट 5। और यूनिट 5 बहुत छोटा सा है, उसमें कोई बड़े टेक्निकल टॉपिक्स नहीं है, कॉमन टॉपिक्स है, बहुत सिंपल से तो कॉमन टॉपिक्स है कि आप टीम बिल्डिंग करो, टीम में आप सबको इक्वल इम्पोर्टेंस दो, ऐसा वैसा। वो बहुत बोल बच्चन से टॉपिक है, मतलब आप एक बार पढ़ के भी उसके क्वेश्चन आंसर्स लिख सकते हैं। तो अभी आपको मेन चीज़ यही करना है कि आपके सारे सब्जेक्ट के सिलेबस कंप्लीट होते होते नवंबर आराम से आ जाएगा। एग्ज़ाम्स हम लोग प्रैक्टिकल एग्ज़ाम सपोज़ अगर कुछ अरेंज करके ऑनलाइन अगर कर रहे हैं तो रिटर्न एग्ज़ाम्स आपका सपोज़ दिसंबर मंथ तक पहुंच ही जाएगा। एंड दिसंबर मंथ तक आराम से हम लोग देखेंगे कि ट्रेन्स चालू हो जाएगा और उसके साथ में आपका फिज़िकल एग्ज़ाम के लिए हम लोग कॉलेज में मिलेंगे। सो प्रिपेयर करना चालू कर दो। 6-8 महीने हो गए, नोट्स लिखने का आदत निकल गया रहेगा, पेपर लिखने का आदत निकल गया रहेगा। बहुत लोग लिखना भूल गए रहेंगे, तो थोड़ा लिखना भी याद कर लो, ठीक है? क्योंकि ऑन टाइम आपको SPM का पेपर कंप्लीट करना पड़ेगा 2.5 आवर्स में ही, 75 मार्क का ही सेम पेपर जैसा अभी तक हम लोग एग्ज़ाम्स देते थे। तो बेटर कि आप वो सेम पैटर्न वापस याद करना चालू कर दो। एग्ज़ाम्स कंफर्म होना है, रिटर्न एग्ज़ाम्स होना है, तो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। क्वेश्चन बैंक में आपके साथ शेयर करूंगा। यूनिवर्सिटी पेपर्स तो ऑफ कोर्स हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन पूरा आपका 100% 75 मार्क का पेपर वो यूनिवर्सिटी में से तो नहीं आएगा। इस बार का तो ऑफ कोर्स पेपर है ही नहीं, तो जो प्रीवियसली 3 से 4 पेपर्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। 1-2 लेक्चर्स में हम लोग के वो सारे पेपर्स डिस्कस हो जाएंगे और उसके बाद आराम से हम लोग अपने जो लेक्चर्स है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर रिक्वायर्ड होगा तो एक आध कोई डाउट सॉल्विंग लेक्चर हम लोग देखेंगे अगर रिक्वायर्ड है तो। एल्स तो आगे कोई लेक्चर्स नहीं होंगे, लेकिन उसके आगे फिर आपको सिर्फ जो क्वेश्चन बैंक में प्रोवाइड करूँगा वही आपको सॉल्व करना है। वही लास्ट एक वे है जिससे आप SPM में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है? एनी डाउट्स एनीवन अभी तक जो भी डिस्कस किया उसमें? नो सर। एंड हाँ, आज मैं आई डोंट थिंक कि चैप्टर 10 हम लोग चालू करते हैं आज, बिकॉज आज चालू करेंगे, ठीक है? आज चालू नहीं करते, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग चैप्टर 10 चालू करेंगे, ठीक है? आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। अभी हम लोग कुछ डाउट्स है प्रोजेक्ट रिलेटेड कुछ है तो आप पूछो।